आपके बीच में जो बात रखने जा रहा हूं वो ये है कि भारत में कॉरिडोर कितने हैं, भारत के लेवल पे और राज्यों के लेवल पे। राज्यों की एक लिस्ट मैंने गूगल से ली है, ये भी गूगल से ली है। दिल्ली बंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो 90 बिलियन का है, 1504 किलोमीटर है। शॉर्ट में मैं बात रखूंगा। चेन्नई बेंगलोर है जिसको सीबीआईसी कहा गया, जैसे डीएमआईसी है। अमृतसर कोलकाता है जो 1839 है, जो जीटी ट्रंक रोड थी पहले, वो एकेआईसी के नाम से प्रसिद्ध है। ईस्ट कोस्ट के नाम से है, ईसीआईसी का कॉरिडोर है। बेंगलोर मुंबई बीएमआईसी के नाम से है। और हैदराबाद नागपुर एचएनआईसी के नाम से है। हैदराबाद वारंगल है एचडब्ल्यूआईसी के। हैदराबाद बेंगलुरु है एचबीआईसी से। यानी हैदराबाद से 3 लिंक कर रहे हैं, और बेंगलुरु भी नजदीकी है, बंबई है। ईस्ट के अंदर एक है, और अमृतसर कोलकाता वाला जो है ये काफी लंबा है, ये बड़ा लंबा निकल रहा है। एक उड़ीसा इकोनॉमी के नाम से है, ओईसी के नाम से। और दिल्ली नागपुर का एक डीएनआईसी का है। ये तो हैं 11, और 12 वो फ्रंटियर के मिला के 12 कुल का है। राज्यों ने कुछ बना रखे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जमीन के बारे में हम इसलिए सोच रहे हैं भाई कितने कॉरिडोर बन रहे हैं। तो गुजरात ने बनाया है उदा पलसाना आईसी के नाम से, और अनूपगढ़ हिसार पिथौरागढ़ बठिंडा, अनूपगढ़ हिसार पिथौरागढ़ एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। बठिंडा हिसार अलवर कोरबा राजगढ़ ये दूसरा है, जो BHAKRIC के नाम से हैं, वो HHPIC के नाम से हैं। एक लुधियाना हिसार जयपुर कोटा के नाम से हैं। एक दिल्ली देहरादून से नाम से है। यानी हिसार और हैदराबाद काफी इसको टच कर रहे हैं। ये मोटी मोटी सी कहानी इनकी है कि भाई इतने जो हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस देश के अंदर हैं। अब इन सारी परिस्थितियों के बाद में हमारे पास में कुछ नेशनल लेवल के और भी हैं सिस्टम जो इंटरनेशनल जोड़ रहे हैं, जो सिल्क रूट के नाम से उधर से चल रहा है। वो भी एक कॉरिडोर ही मानो, वो भी जमीन कहीं से ले रहा है। इधर से वियतनाम तक जा रहे हैं हम, बंगाल से होकर के लंबे चौड़े। इधर हम इसके चाइना के पैरेलल जो है OBRC का जहाँ नाम है वन बेल्ट वन रोड के नाम से, जो उसके पैरेलल भी हमारा जो जमीन का हो रहा है। और लोकल जो रोड है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, 5 तरह के हाईवे निकलते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो ये सारा कुछ तंत्र जो है रोड का नेटवर्किंग है। अब इसके अंदर हम इन्हीं को क्यों ले रहे हैं, क्या हमारा इंटरेस्ट है? सरकार जो चाहती है कि भाई किसी भी तरीके से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, गति शक्ति के नाम से इन्होंने 111 लाख करोड़ रुपए का 5 साल में इन्वेस्टमेंट का बीड़ा उठाया था। बड़ौदा के अंदर इन्होंने यूनिवर्सिटी भी खोली है। 7 तरह के उसमें अंदर ट्रांसपोर्ट मीन्स हैं, समुद्र, ये नदियों वाले, हवाई जहाज वाले सब है। तो वो सारा ढांचा गति शक्ति के नाम से पूरा जो है नेटवर्किंग इंडिया गवर्नमेंट ले रही है। सवाल ये बनता है कि इन कॉरिडोर से सीधी सादी एक कहानी तो बिल्कुल सीधी सी है कि भाई जमीन जा रही है हमारी। इससे ज्यादा हमारी का मतलब किसान की है, जो एल्यूबल सॉइल है। क्या ये जो जमीन का जो सेटअप है वो इस तरीके से है जो हम ये कह सकते हैं कि भाई इन जमीनों का कोई यूज ही नहीं था इस देश में, या कोई ऐसी व्यवस्था थी? क्या सिस्टम था? क्या वाकई जो वहां रहने वाले लोग जो जमीन दे रहे हैं उनको फायदा है? इनको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आज के एजेंडा के अंदर हमने पहले लिया था कि भारत में निर्मित कुल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, राज्यवार अधिकृत किसानों की जमीन तथा सरकारी जमीन, किसानों की कितनी ली और कितनी ली, ये डेटा हमें जानने चाहिए। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का जो है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए इन्होंने कानून बदल दिया इस सरकार ने, और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का भी कानून बदल दिया कि आप इसको काम में कर सकते हो। लैंड एक्विजिशन का मनमोहन गवर्नमेंट के टाइम में जो 2013 के अंदर बिल बना था, उसका इन्होंने अलग से राज्यों के लैंड एक्विजिशन बिल बनवा करके लैंड को एक्वायर करने की कवायद शुरू कर दी। जो 4 गुना की कॉस्ट थी उसको एक तरफ कर दिया। मुआवजे का जो सिस्टम है वो स्टे ला करके गड़बड़ जालर की, ये मुख्य बिंदु टच करेंगे। अब मैं
जो वीरेंद्र जी मोर हैं, चडोनी ग्रुप के हमारे राजस्थान के नेता हैं और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं अलवर से। तो मैं चाहूंगा कि मोर साहब आप अपने वहां की व्यथा कथा और जो भी समस्याएं उसको रखो, फिर घनश्याम जी को मैं कहूंगा, शशि जुड़ जाएगा तो उनको जोड़ देंगे। तो वीरेंद्र जी मोर। जी राम राम सभी साथियों को। दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर, जैसे मैं अलवर से आता हूँ, और जो डीएमआईसी का जैसे अभी राइजिंग राजस्थान हुआ जिसमें इन्होंने उद्योगपति बुलाए सारे, तो इसकी जो शुरुआत होती है कहीं ना कहीं वो अलवर जिले से ही होती है। अलवर जिला क्योंकि पहले, अब तो भिवाड़ी अलग हो गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता था वो अलवर डिस्ट्रिक्ट ही देता था इंडस्ट्री के हिसाब से। और इसको इतना जबरदस्त, मतलब आप ये लगा लो कि हर एक तहसील में आज रोज लगभग 10-10, 15-15, 20-20 रजिस्ट्रियां हो रही हैं रोज के रोज। जिस जमीन का रेट आप, जिसको मतलब आज से 2 साल 4 साल पहले कोई 5 लाख रुपए में भी नहीं, जहां पर पानी तक नहीं पहुंचता था, वो जमीन इन्होंने इतनी बेशकीमती कर दी और अलग अलग जोन बना दिए। जैसे कुछ फार्म हाउस जोन यहाँ पर बना दिए, कुछ डंपिंग यार्ड जोन बना दिए, उसके लिए अलग अलग से जमीनें लेनी शुरू कर दी इन्होंने। और सबसे बड़ी बात कि वो उद्योगपति, मतलब वो छोटे छोटे उद्योगपति, इसलिए वहां पर जो मेन ये है कि मान लो एक जिम्मेदार है, किसी 3 भाई 4 भाइयों की जमीन है, उनका आपसी मसला है, तो वो छोटे पतियों को शायद इसलिए लेकर आ रहे हैं, इसलिए जो छोटे पूंजीवाद है उनको इसलिए लेकर आ रहे हैं कि वो जो जमीन का जो झगड़ा होगा, जो लफड़ा होगा, वो सब साफ करके मिल जाएगा इनको आसानी से। दूसरी बात, अभी जैसे हम बात करते हैं अलवर से लेकर कोटा तक, जो इनका ये पहला जो इनका डीएमआईसी का फेज जो अभी ये चालू हुआ है, उसमें हनुमान हनुमान जी आप मुझको करेक्ट करना, जो अभी एक शाहबाद जंगल का मसला हुआ था जिसमें लगभग 500-700 एकड़ के करीब जो जमीन थी इन्होंने ली थी, उसमें ये बता रहे थे कि लगभग 1 लाख पेड़ हैं जो काटे जाएंगे, जो एक निजी पावर प्लांट को देने का था। लेकिन असल में उसमें 1 लाख नहीं काटे जाएंगे पेड़, उसमें कम से कम 5 से 7 लाख काटे जाएंगे, क्योंकि वो जो एरिया था वो सबसे घना एरिया था। और इस तरीके से ये पूरा आप लगा लो, मेवात से लेकर और 12 तक का कम से कम, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ट्रैवल भी करते हैं और यहाँ पर आते जाते भी रहते हैं, तो यहाँ का पता है। और दूसरी बात जो मेवात में कर रहे हैं, जो अभी शेल्टर हाउस का, जैसे आप मेवात को देखोगे कि नूह दंगा हुआ है, एक जो मुस्लिम डोमिनेट होने की वजह से उसको एक अपन कह सकते हैं कि गाय के खिलाफ खड़ा करना, और इस तरीके से। अब आप एक बात बताओ, जब आप शेल्टर हाउस खोल रहे हो, मेवात में खोल रहे हो, अब बेरोजगार लड़के हैं जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम तो करेंगे ही ना। मतलब कि आप जो शेल्टर हाउस है वो तो हो गए बड़े उद्योगपतियों के, हो गए बामण बणियों के, हो गए, कमाएंगे वो, और उसके नाम पर मारे कौन जाएंगे? मेवों के, मेवातियों के जो आम छोरे होंगे वो मारे जाएंगे, सबसे बड़ी बात। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, बहुत बड़ी इनकी संख्या है। मेरे हिसाब से लगभग 20 से 25 गांव हैं जिनके अंदर ये किया जा रहा है। और फिर उस शेल्टर हाउस के लिए पानी इस्तेमाल किसका किया जाएगा? हमारा इस्तेमाल किया जाएगा। अब जैसे इसमें तीसरा पॉइंट जोड़ते हैं ईआरसीपी को लेकर, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट किस चीज के लिए था और उसको क्या बना दिया गया? असल में वो पूरा डीएमआईसी के लिए था। इरिगेशन का तो उसमें कुछ है ही नहीं है। मतलब तीसरे फेज में आप इरिगेशन दे रहे हो तो तीसरे फेज तक जमीनें कहाँ बचेंगी? अब मैं सिर्फ इसमें एक लास्ट पॉइंट अपनी बात रखूंगा। अब जो इन्होंने डीएमआईसी बना दिया दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर, वो एक तरह से बॉर्डर बन गया। किसी का खेत इस तरफ भी है, किसी का खेत दूसरी तरफ भी है। अब उसको एक तो आने जाने में दिक्कत होगी, दूसरा इसमें हनुमान राम जी एक बड़ी दिक्कत यह है कि जो रोड का पानी है ना, वो ये कहीं पर भी इनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां उसको एक जगह ये रख ले, क्योंकि रोड का जो गंदा पानी है, जहां पर इतनी गाड़ियां चलती हैं, उन टायरों का गंदा पानी वो किसानों के खेतों में आ रहा है और फसल खराब कर रहा है। इसके लिए हमने एनएचआई को कई बार लेटर भी लिख दिया, सब कुछ कर दिया। जो अपने जो लोकल अथॉरिटी है, मान लो अगर डीसी के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, वो तो सुनते नहीं, वो एनएचआई का नाम ले देते हैं, और एनएचआई में सुनने वाला ही नहीं है कि कौन सुनेगा, क्या होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं। चलो मोर साहब, आपने बहुत सही बात कही। मैं घनश्याम जी आपको ले लूं, इसके पहले थोड़ी समस्याओं को ले लूं। वो राजसमंद से कैलाश जी जुड़े हुए हैं, जहां जहां से ये हाईवे निकल रहे हैं उनकी पहले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं अपने। कि इसने ना जो बात बताई, एक तो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम बताई, लैंड एक्वायर करने के अंदर जो भी गड़बड़ जाले हैं वो बताई, और मोटा इन्होंने बताया कि भाई ईआरसीपी का जो पानी था वो पानी एक्चुअली पीने के लिए या किसानों के इरिगेशन के लिए था। लेकिन बेसिक बात यह है कि इरिगेशन को इन्होंने तीसरे नंबर पे डाल दिया। ये
आंदोलन शुरू हो चुका है किसानों के लेवल पे। जयपुर में हम थे, वहां पे भी शुरू हो गया, अलवर पे हो गया। अब हम लोग भी इनको सहयोग दें और इस डीएमआईसी के लेवल पे हम सेकंड फेज का, जो फर्स्ट फेज में एनएससीपीएम के साथ ही घूम चुके हैं, मैं भी उसमें साथ में था, तो सेकंड फेज का जो है इसके अंदर मोटी सी बात यह है कि अपने उस टाइम था कि सेंटर से 150 किलोमीटर इधर और 150 किलोमीटर इधर में ये कुछ भी इसमें बना सकते हैं। पीपीपी योजना के तहत प्रोजेक्ट है, इसलिए लैंड के अंदर ये जो असेसमेंट वाली थ्योरी है वो फ्लॉप होती है कि जब पीपीपी में कोई मॉडल डाल दिया जाता है, प्रोजेक्ट डाल दिया जाता है, और वो इंटरनेशनल कुछ जापानीज बैंक का भी इसमें रोल है, कुछ भारत का जो रोल है, एनआईसी डीआईसी के नाम से नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट करके ऐसा कुछ फंड बना रखा है इसमें। तो फंड तो इन्होंने पूरा अपने लोन और बैंक वगैरह से उससे कर लिया। अब ये पूरा का पूरा फंड जो पीपीपी के तहत खर्च करके पीपीपी का इन्होंने कानून बना दिया। पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ ये था कि एयरपोर्ट रेलवे वगैरह इनको ले था। पीपीपी में अंदर जो भी प्रोजेक्ट आएगा उसके अंदर आप ये असेसमेंट वाली कार्रवाई बाद में कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले हो तभी आपका प्रोजेक्ट शुरू होगा। इसको जल्दबाजी करने के लिए ऐसा इन्होंने किया। अब पानी की समस्या के अंदर ये एक मीटिंग के अंदर अपने ये बात भी आई थी कि अरावली सीरीज का जितने छोटे मोटे नाले हैं उनका पानी का कलेक्शन का भी इन्होंने इस प्रोजेक्ट में ले रखा है, जिसको पानी को कलेक्ट कर लेंगे बरसात के पानी को, और उस पानी को अपने लिए इस प्रोजेक्ट के बनाने वालों के लिए तो यूज है तो है, लेकिन पानी को बेचने की कवायद होगी। और जो पानी वहां डैम से आएगा ईआरसीपी के तहत उस पानी को भी, यानी पानी पे कब्जा और जमीन पे कब्जा एक साथ हो रहा है। एनवायरमेंट और सोशल इंपैक्ट का इनको कोई लेना देना नहीं है कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं। तो करौली से जो जुड़े हुए हैं कैलाश जी, आप वहां की कोई लोकल प्रॉब्लम हो बताओ, फिर घनश्याम जी को मैं लेता हूं कि इसका सेटअप जो है कॉर्पोरेट माइंडसेट से क्या है, ह्यूमन माइंडसेट से क्या है, और हम इसमें क्या करेंगे। इन तीन बिंदुओं को थोड़ा थोड़ा टच करके और हम अपने सेशन को बढ़ाएंगे। तो कैलाश जी अपनी बात करो। वो जो पाकरोली नाथद्वारा से जुड़े थे ना वो साथी, जो घनश्याम जी को आपने परिचय दिया था कि मैं नाथद्वारा से जुड़ा हुआ हूँ, क्यों ये यहाँ से निकला है इसलिए हम आपको प्रेफर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कैलाश जी नाम था उनका। वो नहीं, वो छोड़ के चले गए, लेफ्ट हो गए। अच्छा, लेफ्ट हो गए, लेफ्ट हो गए। चलो घनश्याम जी, आप अपने बिंदुओं को, हम इस सेशन को इस तरीके से बढ़ाएं कि हम क्या कर सकते हैं। कल जैसे सवाल मनीराम जी का भी उठा था कि भाई ये हो रहा है, ठीक है हो रहा है, हम क्या करें, ये भी टच करना है। क्यों हो रहा है ये एस्पेक्ट भी आए, वो कारण भी हमें जानने के लिए है कि क्या एक डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट है तो हम किस तरह बढ़ पाएंगे। फिर मैं रूपचंद जी को लेने के बाद में शशि जुड़ जाएगा, तो फिर शशि को बीच में लेंगे। शायद शशि को कोई फोन कर सके। रूपचंद जी आप कहीं टच करो देखें, मेरा तो फोन उन्होंने वो वॉइस में डला हुआ है, तो कोई साथी शशि को फोन करके देख ले। तो घनश्याम जी। हाँ, नमस्कार सभी को। देखो, कॉरिडोर की ये जो बनने शुरू हुए 2006 से, हनुमान जी, ये शुरू हो गया हिंदुस्तान में। इन्होंने वेबसाइट पर शुरू में डाल भी दिया, कोई इस पर टिप्पणी करना चाहे तो कोई करे, तो लोगों को पता ही नहीं था, टिप्पणी गई भी होगी। लेकिन इनका ये एक्चुअल में पूरे साउथ एशिया से की स्कीम है। ये जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है, जिसमें ये हाईवे बनाना, रोड के और रेलवे, सिर्फ मालगाड़ी के लिए ही रेलवे को यूज करेंगे। ऐसे ट्रैक अलग से बन रहे हैं। ये तो ठीक है, बन रहे हैं, और उसके इफेक्ट भी पार्ट में आप लोगों को ज्यादा पता, जो पीड़ित है उनको। मेरा इसमें मेजर इसमें ज्ञान नहीं है विशिष्टता का, मोटा मोटा ही ज्ञान है। कुछ कॉरिडोर के बारे में पढ़ा भी है कि कॉरिडोर, और थोड़े आपने बता ही दिए बड़े जो हिंदुस्तान में कॉरिडोर बन रहे। अब सवाल है कि जनता बिल्कुल असहाय है, ये बिल्कुल असहाय, और जो जिसके ऊपर बीत रही है, पूरा गांव ही उखड़ रहा तो उखड़ रहा है। उनके वो हो गया कि हम यहाँ से रेलवे ट्रैक निकालेंगे, पहले का ट्रैक है उसको
डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में लेना है तो उसके आसपास अगर कोई भी कैसा भी बिल्डिंग हो, बड़ा मल्टी स्टोरी हो, डबल स्टोरी हो, पब्लिक का हो, कॉमर्शियल हो, उसको हटाना है, वो हटा रहे हैं। सवाल यह है कि ये करने के लिए सक्षम क्यों है? इसका जो वैचारिक जो आधार है ना, वो तो ये है कि जो विकास का जो धारणाएं हैं जो पब्लिक में इन्होंने जो बैठा रखी है, और वो यही है कि विकास हमें सुविधा तो देता है, हमारी लाइफ को वो सरल बनाता है, सुविधाजनक बनाता है, तो ये तो, और पैसे के जरिए आपको वो बाजार से वो सुविधाएं मिल जाती है। तो अब इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हमें जिंदा रहने का जो विकास कुदरत ने बनाया है वो डिस्टर्ब नहीं हो, ये विकास अमूल्य है। ये इसमें फर्क करना पब्लिक में, इसकी जो चेतना का जो अभाव है, इस कारण से एक तो ये सफल हो जाते हैं कि विकास का जो कंसेप्ट है वो नजर भी आता ना कि हमें कुछ प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। शुरू शुरू में लाइट आई तो स्विच ऑन किया और लाइट मिल गई, तो अपने को ये, तो लोगों ने देखा ये ठीक हो रहा, विकास हो रहा, जादू हो रहा था। लेकिन ये विकास से क्या, एक इसकी एक लिमिट है। कुदरत ने जो विकास किया है, सब जीवों के जिंदा रहने का जो एनवायरनमेंट बनाया है, वो लिमिट को अतिक्रमण करने लग गया है। अब इसकी स्टडी अगर अपन करते हैं, बताते हैं, तो वो थोड़ा सा व्यापक सब्जेक्ट बन जाता है और आम जनता को एक टप्पे में बात आप सरल तरीके से समझा सको तो वो समझ में आता है किसानों को। तो ये जो विकास की जो दिशा है, मोटे तौर पर तो अर्थशास्त्री और जो सोशल थिंकर है, इनको मोटे मोटे तौर पर तो समझ में आने लगी कि दिशा तो गड़बड़ है। अब आम पब्लिक को वो क्या कर रहे हैं, जैसे अब देखो मेवात का उदाहरण लो कि इनको पता लगा यहाँ से वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निकालेंगे, डिस्टरबेंस होंगे, तो ये पहले से ही यहाँ वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा वो गाय के नाम पर इन्होंने छेड़ दिया, यानी जनता में ये फूट डाल देते हैं। तो कोई जो ठीक लोग हो, जो जनता की यूनिटी है ना, इस विकास को का विकल्प देने के लिए जो एकमात्र जो पब्लिक है, फोर्स है, पब्लिक की समझ है, उनको ये कितना डाइवर्ट कर देते हैं, इनको सारा देखने की जरूरत है। ये जो अलवरकार इलाका है, इसमें इन्होंने देखा है, तो वह गाय के नाम पर पूरी फूट डाल दी। अच्छा, एक साइकोलॉजिकली उन्होंने और जगह जहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई तनाव नहीं फैला सकते, जात का कोई नहीं फैला सकते, वहां उन्होंने अतिक्रमण के नाम पर एक मानसिकता बना दी है कि गवर्नमेंट बिना वो कोई जो ड्यू वो जो प्रोसेस है ना किसी बिल्डिंग को गिराने का, जो इसी के कानून के तहत है, जो पहले से कलेक्टर भी डायरेक्ट कोई ऑर्डर नहीं दे सकता था किसी को, प्रशासन वगैरह, अब इन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है कि किसी की भी बिल्डिंग गिरा दो, कोई बिना कानूनी प्रक्रिया के, जिसमें इन्होंने ये बनाया को फलाना कोई सेंसिटिव कोई मुद्दा हो और पता लगा है हाँ ये बदमाश है, तो उसकी बिल्डिंग गिरा दी। जैसे अभी वो एक पत्रकार को गिराया, मार दिया, तो उस ठेकेदार की बिल्डिंग अभी गिरा दी है, बुलडोजर लिया तो बिल्डिंग गिरा दी। तो ये जो प्रोसीजर, मतलब एक ऐसी मानसिकता बना रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अलग अलग तरीके से लोगों में फूट डालने का भी है, लोगों का ध्यान इमोशनल इश्यूज को वो विकास के में कोई बाधा नहीं बने, उसको अपने फेवर में एनवायरनमेंट बना देते। तो ये इस कारण से ये प्रक्रिया सारी चलती रह रही है। एकमात्र किसान आंदोलन जरूर है जो अच्छा मुकाबला कर रहा है, लेकिन इनमें भी ये फूट डालने की इनको वो भी प्रक्रिया चला रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि ये आंकड़े वगैरह आप सब लोगों के पास बहुत ज्यादा है, और जो पीड़ित गांव होता है या पीड़ित जो समुदाय होता है, उसको तो आंकड़े की जरूरत ही नहीं, उसके तो सामने हो रहा होता है, क्लियर कट हो रहा होता है, लेकिन दूसरी पब्लिक उसके सपोर्ट में नहीं जा पाती है और हम सब जो असहाय पाते हैं अपने आप को। तो इसको चेंज करने की जरूरत है। मेनली ऐसी कोई कॉन्सेप्ट जो विकास का सही अर्थ लोगों में पॉपुलर कर सके, और इसका अल्टरनेटिव विकास है ना,
वो हम इसकी मानसिकता लोगों में बनाएं, और जिस अनुपात में हम लोगों को यूनाइट कर पाएंगे उसी अनुपात में इसका देश भी है। मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन ये हाँ, घनश्याम जी बीच में मिस हो गए थे आप, इसलिए मैंने बोलना शुरू कर दिया था। हाँ, तो अच्छा, रूपचंद जी को ले लूं मैं, फिर हाँ आपको ठीक है, वापस ले मैं लो। ले लूं। हाँ, हाँ, तो रूपचंद जी, मेरा सवाल आपके सामने ये बनता है कि इस सोसाइटी को जिंदा रखना है, विकास चाहिए। मैं इसके पूरा बीएमआईसीआई के पहले पहले मोड शुरू का पढ़ रहा था, उसमें मुझे ये लग रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, बहुत जॉब क्रिएशन होगा उसके अंदर। ये एनवायरमेंट और ये पानी और ये जमीन और ये साइड में थे, सब कुछ ये साइड में थे। केंद्र ये था कि एक डेवलपमेंट होगा, और वो डेवलपमेंट ऐसा होगा जिससे आदमी के पास में पैसा आ जाएगा और सारा कुछ जो है आदमी खुशहाल हो जाएगा उस स्थिति पे। अब इम्पैक्ट, जैसा घनश्याम जी ने कहा कि इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट पड़ने वाले लोगों का कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने ये कानून बना दिए थे कि पीपीपी योजना के तहत जो भी प्रोजेक्ट है उसको अंदर आप जमीन के अंदर कोई अड़ंगेबाजी नहीं लगाओगे। रेलवे दूसरे ऐसे 4 थे पहले, 5वां ये लगा दिया। और उसके अंदर ये भी क्लॉज डाल दिया कि भाई आप इस सोशल इम्पैक्ट और एनवायरमेंट इम्पैक्ट यदि नहीं करने के कारण से प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो उसको भी रोकोगे नहीं, वो बाद में लिया जा सकता है। तो बाद में लेने का तो आप जानते हैं उद्देश्यहीन हो जाता है वो सारा कहानी। तो ये जो मॉडल है डेवलपमेंट का, क्या वाकई हम जो एनवायरमेंट के जुड़े हुए लोग या जमीन से जुड़े हुए लोग या पानी चाह रखने वाले लोगों की मानसिकता का लेवल अलग है और विकास किसी और चिड़िया का नाम है? उसमें आप क्या सोचते हैं रूपचंद जी? मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ही कोई रॉन्ग है या हमारे समझ में नहीं? हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट आदमी का हो, ऐसे हो, ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो, क्या हो, तो उसको कैसे केंद्रित करेंगे? हाँ, सबको नमस्कार। मैंने लगातार 2 मीटिंगें पहले मिस की हैं, तो इसके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग ये बनी हुई है कि जो ग्लोबल साउथ के कंट्री हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, या जो विकास करने वाले हैं, डेवलपिंग कंट्री, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी पुअर है रूलिंग एलिट, हुक्मरान तबके की, कि वो बिल्कुल यूरोप की क्लोन कॉपी लेकर, क्लोन कॉपी मैं कह रहा हूँ, उसको वो एज इट इज यहाँ लागू कर देते हैं, जहाँ की पर्टिकुलर टोपोग्राफी, बायोडाइवर्सिटी को देख के बगैर। इंडिया उनमें से एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडल है। हमारी और चाइना की स्थिति एक जैसी थी 90 में जब एलपीजी आया, हम दोनों का जीडीपी वगैरह एक वगैरह सब पर कैप्टन को बराबर थी। मगर जब उसने कैपिटल को अपने इनवाइट किया 90 के बाद, और कैसे रेगुलेट किया वो आप खुद देख लो, कि दुनिया की सेकंड इकॉनमी और मैन्युफैक्चरिंग हब उसको उन्हें बना दिया, पॉपुलेशन भी कम और जो भी है अंदर का सिस्टम उसका क्या, वो दैट हेल्प विद दैट। एनवायरनमेंट को उसने बिगाड़ा है बिल्कुल। मगर क्वेश्चन है कि जिस मॉडल पर इंडिया चल रहा है अब 2020 में आकर के या 25 में आकर के, ये आज आउटडेटेड मॉडल है, आउटडेटेड। आज तो ग्लोबल में जरूरत जो है, जो नीड है, वो इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो हमारे यहाँ बन रहे हैं उसके मुकाबले में चाइना ने BRI ला दिया है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसका मतलब एक तरफ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो इंडिया में इसकी टोपोग्राफी वगैरह सब को तबाह करेगा थ्रू कॉरिडोर, और ये झांसा देगा कि आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो एम्प्लॉयमेंट में तो अब रोबोट आ गए हैं और AI आ गई है काम करने वाली, कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी वो खुद देख लो आप। 2 बात। अब हमारे लिए सर्वाइवल का पॉइंट ये है, और वो 5 पिलर हैं सर्वाइवल के, वो सर्वाइवल के 5 पिलर नहीं रहे तो अपना सारी वर्ल्ड कम्युनिटी एग्जिस्टेंस नामुमकिन है। फ्रेश एयर अंडर क्वेश्चन, फ्रेश वाटर, रीसेंट रिपोर्ट है हिंदू की कि 400 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं इंडिया के जहां नाइट्रेट ग्राउंड वाटर में है, कहीं आर्सेनिक है, कहीं नाइट्रेट है, कहीं कुछ है। इसका मतलब कि जब 400 डिस्ट्रिक्ट में पानी पीने वाला साफ नहीं है और कुछ डार्क जोन बनने जा रहे हैं, तो फ्रेश वाटर की किल्लत।
पॉइजन फ्री फूड की किल्लत, लिविंग टेम्परेचर इतना अब नॉर्मल हो जाएगा कि जीना नामुमकिन हो जाएगा, और एक इंसानी भाईचारा इतना तार तार हो जाएगा कि आने वाली जनरेशन को लुक आफ्टर करने के लिए जो होगा उसकी फैमिली नहीं बचेंगी, आपस में सब काम पर लगे हैं और रोबोट काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारी जो डिमांड है, जब इंडिया जैसे लोगों की डिमांड होनी चाहिए कि हमें चाहिए एजुकेशनल कॉरिडोर जो A to Z बच्चों को अपडेट और क्वालिटी पर एजुकेशन करे। हमें चाहिए हेल्थ कॉरिडोर कि जो 50 साल 500 साल 50 साल पुरानी बीमारियां भी रिवाइव कर रही हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है। ये इंडिकेट करता है कि इंडिया की विकास क्या दर है और इंडिया की क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है। जहां मलेरिया द्वारा हेम्प हो रहा है, टीबी अभी तक 39% एग्जिस्ट करते हैं जिनके वो सिम्टम नहीं है, ये इंडिया का सिंबल है इसका गुरु का। और तीसरा जो हम डिमांड करते हैं वो करते हैं हम डिमांड कि बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर चाहिए जहां जीव जंतु जी सकें और वो सर्वाइव कर सकें, और सबसे मेन है हिमालय का सर्वाइवल। अगर हिमालय जो वर्ल्ड में तीसरा पोल है फ्रेश वाटर का, जो तकरीबन साउथ एशिया को पूरा फ्रेश वाटर सप्लाई करता है और जहाँ की ज़मीन को इरिगेट भी करता है और पानी देता है ताज़ा पीने के लिए, वो अगर क्लाइमेट से अगर टेम्परेचर उसका बिगड़ गया और आपका जो हमारा जो चल रहा है वहाँ हाइड्रो पावर वाला, उससे अगर उसको जियोकल स्टेटस बन गई और भूचालों का रफ्तार बढ़ गई तो सिचुएशन है वो और ज़्यादा खराब हो जाएगी। और एक उसका सर्वाइवल चाहिए, एग्रो क्लाइमेट एग्रीकल्चर कॉरिडोर चाहिए हमें। राजस्थान का एग्रो क्लाइमेट जो एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन अलग हो और उसके साथ ही जुड़ता हुआ पंजाब का उसके साथ ही जुड़ता हुआ इस किस्म का चाहिए, गन्ना बेल्ट का, कपास का वगैरह, उनका नेटवर्क चाहिए हमें सर्वाइवल के लिए। और नॉर्मल लिविंग टेम्परेचर चाहिए हमें। ये 4-5 कॉरिडोर हम डिमांड करें तो तब इसका अल्टरनेटिव था। हमें ये 11 कॉरिडोर नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि इसकी सर्वाइवल बताओगे, हम एडजस्ट करेंगे नहीं करेंगे। अगर इस विकास मॉडल ने हमको अपने साथ ले जाना है तो इसका मतलब यह है कि विकास हमारे लिए सबूत का काम करेगा। और फंडामेंटल क्वेश्चन जो भी आया है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ क्वेश्चन है सिटीजन की और स्टेट की, राज और उसके नागरिक, देश और उसके नागरिक, जहां पर प्रपोजिशन बन गई है राजा और प्रजा की। जब राजा और प्रजा की क्वेश्चन बन जाए इसका मतलब राजा जो मर्जी करे प्रजा उसको मानेगी। ये माइंडसेट जो बना हुआ है राजा और प्रजा वाला माइंडसेट जो बना हुआ है, जब तक हम खुद व्यक्तिगत तौर पर राजा और प्रजा के माइंडसेट से लग नहीं होंगे और उस कंसेप्ट आ जाए कि हम एक कंट्री के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, जहाँ के प्राकृतिक रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स हमारा फुल अधिकार इतना ही है जितना एक अंडानी और अंबानी का है, तब जाकर के अपने हम नेचुरल तो जिसको हम कहते हैं नेचुरल जस्टिस और सोशल जस्टिस को डिमांड करेंगे, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। और वो स्टार्ट होगा आपके लोकल पॉलिटिकल लीडरों से कि इनसे बात की जाए कि बताओ तुम करते क्या हो, तब जाकर के बात वह ऊपर पहुंचेगी। ऐसे ही हम लोकल से ग्लोबल तक मूवमेंट जा सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है रूपचंद जी, आपने बात तो रखी है, लेकिन फिर भी हम इस बात से नकार नहीं सकते कि जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर जनसंख्या को, दो हाथ को काम और रोजगार और ये सारी बातें हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। मॉडल भी प्राथमिकता के अंदर आपने बता दिया कि ये मॉडल प्राथमिक रूप से लेने चाहिए थे, ये नहीं लेने चाहिए थे। अब मैं थोड़ा सा वापस, कुछ लोग बाद में जुड़े हैं कि 11 कॉरिडोर जो है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई से बेंगलोर, अमृतसर से कोलकाता, ईस्ट कोस्ट यानी पूर्वी जो तट है उसका कॉरिडोर ECIC के नाम से, बेंगलोर से बंबई कॉरिडोर, हैदराबाद से नागपुर, हैदराबाद वारंगल, हैदराबाद बेंगलोर, उड़ीसा इकोनॉमी कॉरिडोर और दिल्ली नागपुर कॉरिडोर। इसके सिवा राज्यों के कॉरिडोर है, गुजरात के अंदर है उदा पलसाना, और अनूपगढ़ हिसार पिथौरागढ़ हरियाणा का है, बठिंडा हिसार अलवर कोरबा राजगढ़
ये अटेंडा और राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान को लिंक कर रहा है। लुधियाना, हिसार, जयपुर, कोटा ये पंजाब और हरियाणा इसको टच कर रहा है, और दिल्ली देहरादून का है। अब ये कॉरिडोर बनने के पीछे इन्होंने जो इनका जो नक्शा और उनका जो सेटअप है उसको यदि मैं देखता हूं तो उसमें कई गतिविधियां ली गई है। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में हेलीपैड बन जाएंगे, गोदाम बन जाएंगे, स्टोरेज बन जाएंगे, समुद्र तट पे पहुंच जाएगा, माल पहुंच जाएगा। आप माल इकट्ठा, अब जमीन के बिना तो कोई विकास हो नहीं सकता। तो मनीराम जी, इस बात को मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये विकास के लिए विनाश भी जरूरी है, जमीन भी जरूरी है। गवर्नमेंट ने सारे बदलाव भी किए हैं पीपीपी योजना में लेकर के, और इस तरीके से कि भाई पैसा सरकार बैंकों से या कैसे अरेंज करेगी, लेकिन है कि आज जो हालात बन गए हैं जो हमारे सामने, उसके अंदर जिंदा जो एक है चीज नेसेसरी कि बिल्कुल जरूरी है, एक होती है सुविधाएं। तो ये जो कॉरिडोर है, ये जो विकास का मॉडल है पूरा का पूरा कॉरपोरेट का, ये बंद करो ना, कौन बोल रहे हैं? जरूरी चीजें हैं। उनके पास ही बोल रहा है कोई। उसका विकास का मॉडल नहीं है, वो सिर्फ है सुविधाएं देने का। तो जिनमें जरूरी रहने के लिए कि पहले शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, और शुद्ध ठीक ठाक रहने के लिए एक पूरा वातावरण चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। ये चार जो है मूलभूत जीवन का बेसिक आधार है। और ये चारों जो भी आज गतिविधियां कर रहे हैं कि उस संदर्भ में देखना है कि कोई भी चीज सिस्टम द्वारा की जा रही है कि क्या इन चारों को फलीभूत कर रही है, क्या उनका संरक्षण कर रही है क्या, या केवल एक सुविधाएं मात्र। सुविधाएं तो बाद की बात है, ये पहले नंबर पर तो ये प्राथमिकता जो है
वो इनका कोई विकास हो रहा है क्या, इस संदर्भ में कोई देखने की जरूरत है। और ये एक मैं कॉरिडोर के बारे में एक सवाल भी कर रहा हूँ, जितने सज्जन मित्र है। हनुमान राम जी, आपने कहा अनूपगढ़ हिसार ये हरियाणा कॉरिडोर कहा, तो अनूपगढ़ कहीं जो अनूपगढ़ जिला बना और अभी रद्द कर दिया गया है, कि क्या ये अनूपगढ़ वाला नक्शे के अंदर है? आपने कहा तो एक मेरा सवाल गया, तो ये क्योंकि यहाँ तो इसका नाम है भारतमाला, ये भारतमाला इन कॉरिडोरों से क्या अलग है, या इसी कॉरिडोरों का कोई नाम भारतमाला है? जो इधर पूरा गंगानगर के बॉर्डर के ऊपर जो जा रही है उसको भारतमाला ही नाम दिया जा रहा है। हरियाणा के अंदर जो जा रही है वो उसका भी भारतमाला के अंदर नाम दिया जा रहा है। लोगों को तो इससे यहाँ स्थानीय स्तर पे कोई सुविधाएं इसकी मिल नहीं रही है। लोगों के लिए तो ये है कि कोई किसी को 10 किलोमीटर जाना, यदि उसके ऊपर भूल से चढ़ भी गया तो वो तो 50 किलोमीटर से नीचे उतर नहीं सकता। दूसरा ये है कि इसके ऊपर इतने मतलब वो टोल लग रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आप थोड़ी दूर जाओगे तो 350 रुपए से कम का कोई टोल इनमें नहीं है। तो टोल के नाम पे बहुत भारी, सुविधा के नाम से बहुत भारी रकम है, वो आम लोगों से सीधे वसूली जा रही है। तो ये तो साफ जाहिर है कि ये आम जनता के लिए तो किसी प्रकार का के लिए नहीं है, लेकिन जनता को समझाया ये गया है, और यही समझ लोगों की बनी हुई है कि शायद ये सिस्टम है वो हमारे लिए बन रहा है। और इसके आसपास जो सारी जमीनें यहाँ जहां जहां ये निकले हैं, ये भारत वाला इधर निकली है, तो वो कई गुना जो जमीनों को रेट है, आसपास के रेट है, वो बढ़ गए हैं। और वो कभी बिकने वाली जमीनें नहीं थी, किसान अपनी खेती करते थे। जब से इनके रेट बढ़ने ये भारतमाला निकली है, तब से रेट बढ़ गए और अधिकांश जमीनें लोगों ने बेच दी। तो इस तरीके से, और वो कंपनियां खरीद रही है। अब तो इन्होंने कानून को, जो जितने भी राज्य स्तर के राज्य लेवल के कानून थे, सहकारिता का था, भूमि का था, ये सारे के सारे और रूल कर रहे हैं। जो सेंटर नए एक्ट सारे ला रहा है, वो राज्यों के जो अधिकार हैं वो सीधे सीधे सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा इसी तरीके से दुनिया के संदर्भ में देखें तो न कोई चीज किसी राष्ट्र के लिए है, न किसी राज्य के लिए है, न स्थानीय आम आवाम के लिए है। तो इसके अंदर तो सारी भूमि अधिग्रहण का जहाँ सवाल आता है, इससे इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि पुराने नियम में, पंचायती राज में, कि आम ग्राम सभा जो है वो यदि पास करेगी तो उस क्षेत्र की जमीन का है जो अधिग्रहण है वो किया जाएगा। लेकिन सारे के सारे इस चीज को सब है जो बदला जा रहा है पूरी तरीके से। तो ये पूरा का पूरा, और ये जितना कुछ हो रहा है इससे हवा भी खराब हो रही है, पानी भी खराब हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य भी इससे खराब ही हो रहा है। तो क्या विकास फिर हम कहें किसके? तो इसको विकास को नापने की, विकास को फिर से डिस्कशन करने की जरूरत है कि विकास के आखिर मायने क्या है। मैं तो इसी संदर्भ में ठीक है मनीराम जी, आपकी बात आ गई। बात मोटी मोटी ये है कि रूपचंद जी ने जो बात कही वो प्राथमिकता में है, या ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये प्राथमिकता में है। बात यहाँ आती है कि यदि आपके पास में हाईवे निकला है तो आपकी इनकम बढ़ी है तो आप टोल भी देंगे। इनका मानना यह है भाई, जब आपको 200 रुपए मिल रहे थे, 100 रुपए मिल रहे थे, वहां 500 रुपए मिल रहे हैं। इनकम ऑफ सोर्स जो बढ़ा है, आसपास हमने आपको काम दिया, डेवलपमेंट किया, ये सारी कुछ चीजें। झगड़ा यहां जरूर है कि यदि आपका पानी कब्जे किया जा रहा हो, जमीन कब्जे की जा रही हो, और उसका सोशल इम्पैक्ट, जो सोशल इम्पैक्ट का जो मॉडल है वो अपने आप में बहुत क्रूशियल मॉडल है।
जैसा रूपचंद जी ने ये कहा कि सोशल इम्पैक्ट कहेंगे किसको, भाई स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, आदमी खुशहाल रहे, उसको दुआ काम मिले, इन सब बातों को यदि हम जोड़ें तब तो सोशल इम्पैक्ट का कोई असेसमेंट है। बाकी सिर्फ असेसमेंट ये हो कि तुम्हें पैसे मिल गए, तुम्हें ये सुविधा मिल गई, इस बात को यदि जोड़ें तो वो नहीं है। अच्छा, एनवायरमेंट का तो झगड़ा ही नहीं है। एनवायरमेंट का यूं झगड़ा नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे तय हुआ है कि आप धुआं फेंको और पैसे दो और धुआं फेंको, कार्बन के क्रेडिट दे दो आपको, आपको कार्बन सिंकिंग और कार्बन का मार्केट है पूरा का पूरा, जितना आप खरीदना चाहो खरीद लो, अमेरिका खरीद रहा है आप भी खरीद लो। अब मुद्दा ये है कि ये जो सोसाइटी है ना, वो एनवायरमेंट के ऊपर, आप जिस एनवायरमेंट के नापतोल की बात कर रहे हो और इंटरनेशनल के नापतोल अलग है। वो ये बात कर रहे हैं कि भाई एनवायरमेंट में झगड़ा क्या, मैंने ज्यादा कार्बन भेज दिया तो ये पैसे ले जा, भाग यहाँ से, इतना प्रतिशत तुम बांट लेना, तुम्हारा क्रेडिट जो है वो। अब ये जो मॉडल है कि कार्बन का धुआं फेंकने के पैसे मिलते हो, और हम बड़े लालायित हैं कार्बन क्रेडिट का। मैं तो कभी आंदोलन चलाया वो तक कईयों को लोगों का, हम क्रेडिट लें, लेकिन सवाल ये कि क्यों लें, जब धुआं ही क्यों फेंके। तो एनवायरमेंट असेसमेंट तो साइड में हो गया। अब होता है सोशल असेसमेंट, जो हमारे टॉपिक में भी है आज। सोशल का इम्पैक्ट जो है, बेसिकली मैं गुलाम नबी आजाद को सुन रहा था, जम्मू कश्मीर वाले को जब धारा 370 लगी थी, उसने जब सोशल इम्पैक्ट का जो मायने बताया और जो बात उठी, वो अपने आप में एक चिंतन दी कि कहाँ कश्मीर छोटी सी जगह, कहाँ पहाड़ी, कहाँ एक आधा बीघा जमीन किसी के पास में, कौन सी जमीन आप लेओगे, क्या वहां का रहन सहन है, क्या वहां का तरीका है, कहाँ बर्फ पड़ रही है, कौन नदी नाले आ रहे हैं, किस स्थिति को आप नाप रहे हो। इनका काम तो एक वन साइडेड है कि मेरा तो हाईवे निकलेगा, मतलब निकलेगा, नदी आए, नाले आए, गांव आए, तूफान आए, आंधी आए, हम तो ना निकालेंगे, हम कानून बदलते रहेंगे, निकलता रहेगा। हाँ रूपचंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं ये दो बातें ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर ये इंडिया का जो अपना ये क्लाइमेट ऐसा ही रहा, जैसे एयर पोल्यूशन खूब है, वाटर कंटेम्परेचर खूब है, तो उसके एग्जांपल ऐसे चाइना के सामने कि 2013 में पीकिंग जो है वो हाईएस्ट पोल्यूटेड सिटी था, हाईएस्ट पोल्यूटेड, और साल में सिर्फ 23 दिन मिलते थे जब उनको आसमान नजर आता था लोगों को, 23 डेज। और आज पोजीशन ये है, 2023 का रिपोर्ट आई है कि हवा बिल्कुल साफ है और 3 साल में 365 340 दिन जो उनको साफ नजर आते हैं, बिल्कुल क्लियर स्काई, 340 दिन। इसका मतलब कि कैपिटल कंपनी वहां जाएगी जहां उसको जीने के लिए साफ हवा भी मिले। क्लाइमेट बढ़े वाला के बोला, दूसरा टेम्परेचर, क्लाइमेट टेम्परेचर बढ़ेगा मगर हवा साफ, एक बात तो ये है। दूसरी बात जो मैं ऐड करना चाहता हूं कि सोशल इम्पैक्ट होता है सोशल कैपिटल पर। सोशल कैपिटल वो है जो लोगों ने लाखों सालों से अपनी भाषा, कल्चर डेवलप किया, ये सोशल कैपिटल है, जिसमें आप वो भाईचारा कहते हैं। वो भाईचारे की फॉर्मेट डिफरेंट है। उस भाईचारे को तोड़ने के लिए, या उस भाईचारे को जब कोई पॉलिटिक्स आकर उसको डिफाइन करना शुरू कर देगी, ये भाषा नंबर 1 पर होगी, तब जाकर वो कैपिटल जो है ना वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, सोशल कैपिटल। ऐसे ही कैपिटल ने, पूंजी ने क्या किया करके कि ये अपना जो नया टेक्निक आई है डिजिटलाइजेशन खासकर, और एल्गोरिथम जो आया है, उसने एक मानव समाज का सोशल कैपिटल को बखेर करके हर व्यक्ति का ऑटोमाइजेशन कर दिया, अकेला कर दिया। जैसे अभी आप कोई 5 मेंबर घर में होंगे, 5 मोबाइल होंगे, सब अकेला होगा। उनकी फैमिली के अंदर सोशलिटी खत्म कर दी है मॉडर्न साइंस और एक कैपिटल। इसका मतलब सोशल कैपिटल को सबसे ज्यादा हार्म पहुंचाती है पॉलिटिक्स, और सबसे ज्यादा हार्म पहुंचा रहा है ये मनी ओरिएंटेड कैपिटल। अब ये दो बातें याद रखना। चलो फूल कुमार जी, आप हाथ भी खड़ा कर रहे हैं, मैं आपको लेना ही चाह रहा था, आप रखें, बिजी भी रहते हैं, फ्रांस से जुड़े हुए हैं आप। तो हमारा तो सीधा साधा सवाल है कि विकास जो भी हो रहा हो, जो भी जिस तरीके से हो रहा हो, सोशल इम्पैक्ट के तहत में ज्यादातर काश्तकार और हिसार और हैदराबाद अपने आप में
पिन पॉइंटेड बन रहे हैं, जहाँ चारों ओर हाईवे निकल रहे हैं। एनवायरनमेंट का भी है इश्यू तो, लेकिन जमीनें पूरी हाईवे के इनके पास में सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा उनके पास चली जाएगी। और क्या होगा इस सिस्टम के अंदर जो लोग इफेक्टेड हैं उनके ऊपर। फूल कुमार जी। हाँ जी सर, नमस्कार आप सभी को। एक्चुअली क्या है ना, जैसे मखनोत्रा सर ने थोड़ी देर पहले कही थी कि जो ये सिस्टम इन लोगों ने बना लिया है, इन लोगों ने ये सिस्टम ऐसा बना लिया है कि इनके कहे से चलोगे तो ठीक है, नहीं तो भैया मारे जाओगे। अभी आज एक अपने ग्रुप में एक न्यूज आई है, जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने उनके पेज से, आपको याद हो जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पे बीजेपी के एमएलए आए थे वहां पे गुंडे लेके, जो राकेश टिकैत जी हैं, और उनकी धरने को उठवाने के लिए, जो नाम था उनका, वो क्या नाम है, नंद किशोर गुर्जर। आज नंद किशोर गुर्जर ने वीडियो जारी करके ये कहा है कि मेरे को मारने के लिए 9mm की पिस्टल खरीद ली गई है और बीजेपी सरकार के इशारे पे मेरे को मरवाने की तैयारी हो चुकी है। प्रशासन सब कुछ मेरा जाल बिछा चुका है और मैं ये जो आवाजें उठा रहा हूँ, मेरे को दबाने की कोशिश हो रही है। मतलब कहने का ये है कि एक ऐसा बंदा नंद किशोर गुर्जर, जो एक टाइम इनके लिए उस लेवल तक गया था कि खुद किसान बिरादरी से होते हुए और गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को उठाने के लिए गुंडे लेके गया था इनके लिए, जो इनके इतने काम आ रखा है, आज वो बंदा अगर इनके आड़े आ रहा है तो ये उसको भी रास्ते से हटाने को तैयार है। मतलब इनके लिए आप अपना कुछ भी कर दो, कुछ भी अपने खुद अपनी किसानी कौम के खिलाफ जाके इनका सपोर्ट कर दो, तो भी कल को आप अगर इनके आगे किसी मामले में अड़ते हो तो आपको मारने की तैयारी। वो खुद वीडियो है अखिलेश यादव जी के पेज पे, आप लोग जाके देख भी लीजिएगा आज के फेसबुक पे। तो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। इससे तो बढ़िया वही है जो अभी बात एक सर ने कही थी कि भाई एक बस किसान ही हैं जो आंदोलन वाले हैं, जो इनके आगे अड़े हुए हैं, नहीं तो सब कुछ धराशायी हो चुका है। तो रही बात ये कॉरिडोर वगैरह की, तो वो तो अंडरस्टूड है कि ये सारे का सारा सिस्टम सिर्फ जो अडानी अंबानी वाला मॉडल है, उस मॉडल के लिए ये चीजें करी गई हैं। और खास बात आप नोट करेंगे तो ये हाईवे वहीं से गुजर रहे हैं जहां पे इनके ये जो साइलो गोदाम बने हुए हैं, ताकि वहां से सीधी गाड़ी चढ़े और सीधी वहां गुजरात के पोर्ट्स पे जाके रुकें गाड़ियां। तो ये सारे का सारा इन रोडों का आम भारतीय से कोई लेना देना नहीं है आज के दिन। तो कम से कम कल कोई इनमें कुछ लिबरल पॉलिसी ला के या कोई नई गवर्नमेंट आके इनमें कुछ ऐड कर दे, जैसे आज के दिन शायद इन पे ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकते, मोटरसाइकिल साइकिल तो शायद आउट ऑफ स्कोप ही है मामला, तो ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकते और कुछ चढ़ नहीं सकता इनके ऊपर, हाईवे के ऊपर। तो जब ये किसान के तो एक हिसाब से काम के है ही नहीं ये सिस्टम फिलहाल तो ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। और हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे अभी मोदी और इनकी जो फजीहत हो रही है वो भी आप लोगों ने देखी है, और इनकी सरकार की और इनके पैतृक संगठन की भी आपस में बड़ी तू मैं खिंची हुई हैं। पर ओवरऑल पता नहीं है, वही बात है जो ग्रुप के सारे स्पीकर्स बोल चुके हैं, मेरा भी उन्हीं में जाके बात मिलती है कि सेफ वही है जो इनसे बचा हुआ है या इनके विरोध में है, जो इनके साथ है वो तो बिल्कुल मरा हुआ है। ठीक है फूल कुमार जी, आपकी बात आ गई। मेन मुद्दे की बात यह है कि हम क्या, हाँ निर्भय सिंह जी आपको बस जस्ट एक आधा मिनट में बोल लूं। मुद्दे की बात यह है कि ये जो व्यवस्था कायम हो रही है ये ग्लोबल माइंडसेट से हो रही है। सोशल इंपैक्ट जो होता है वो ग्लोबल माइंडसेट से नहीं होता, ये बड़ी प्रॉब्लम है। सोशल इंपैक्ट होता है एक देश की बाउंड्री के अंदर होता है, वहां के लोगों का एक क्या उस पे प्रभाव पड़ेगा, वो कैसे पड़ेगा। मैं बार बार इस सोशल इंपैक्ट पे केंद्रित क्यों हो रहा हूं कि ये जो मॉडल है ना वो एंटी सोशल इंपैक्ट है। एनवायरमेंट का तो वर्ल्ड लेवल का मॉडल आ गया, इसलिए उन्होंने पूरा इसको कचरा ही निकाल दिया एनवायरमेंट वाले मामले को। तो इन्होंने कह दिया पैसा ले और एनवायरमेंट बिगाड़ो और मस्त रहो। लेकिन सोशल इंपैक्ट जो है वो किसी देश की बाउंड्री के अंदर निहित है, और जब निहित है अंदर तो वर्ग है वहां, या जाति है यहाँ, या धर्म है यहाँ, वहां जो भी होगा, लेकिन मानव है वहां, और मानव के ऊपर कोई भी इंपैक्ट उस बाउंड्री के अंदर पड़ रहा है तो उसका असेसमेंट का जो मॉडल है वो बिल्कुल ही मॉडल नहीं है। ये ग्लोबल लेवल पे उनकी सोच और मार्केट को जोड़ने की ये कहानी को इनको जोड़ दिया, इसके आगे कोई सोशल इंपैक्ट की परिभाषा प्रॉपर आ ही नहीं पा रही है।
कि क्या है। जैसे रूपचंद जी ने जो 2-4 बातें कही, वो होता है कि भाई यदि आप स्वास्थ्य के लिए कर लो, वो कर लो, तो ठीक है यार, किसी मानव के ऊपर पड़ेगा, वो किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन ठीक पड़ेगा, धुआं भी नहीं होगा। लेकिन हवा और पानी की जो इन्होंने बात कही, ये बड़ी गहरी बात है कि पानी छीन रहे हैं, हवा भी गंदी कर रहे हैं, और आप जो सिर्फ ये कह रहे हो भाई ये जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कर जाएगा, तो ये बड़ा ढांचा बल्कि एबनॉर्मल ग्लोबल हो गया। हम इस बात को सोच नहीं पा रहे हैं कि हम पहुंच कहां रहे हैं। या तो इस बाउंड्री में बंद होकर सोचें सोशल इंपैक्ट का, या ग्लोबल माइंड से सोचें, तो फिर ग्लोबल करने दो ना, ग्लोबल भी हमें एंट्री होने दो। फिर सिर्फ वही क्यों हो रहे हैं जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं या जो भी कॉर्पोरेट के लोग हैं, वो ग्लोबल माल मार रहे हैं, हम बड़े बैठे हैं। हाँ, निर्भय सिंह जी, आप अपनी बात को रखिए। नमस्कार सर सभी को। मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, थोड़ी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि वीरेंद्र ने मुझे कहा था तो मुझे आप सभी का दर्शन करने को मिला। बात तो यह है सर, जो ग्लोबल इम्पैक्ट और आप सोशल इम्पैक्ट की जो बात कर रहे हैं, हमारा जो यहाँ का जो लोकल वो है, हम इतने मॉडर्न नहीं है आज की तारीख में जो हम अभी उस लेवल पे बात करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, जो DMIC हो गया या ये जो ईस्टर्न अभी जो एक नेशनल हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे जो निकला है, इन दो चीजों को आप पैरेलल करके आप देखिए। जो मणिपुर के दंगे हैं और नूह वाले जो दंगे हैं, ये कोई और कवायद नहीं है, इन ये जो कॉरिडोर बने हैं ना, उनकी देन है। यहाँ चिन्हित किया गया है लोगों को कि ये लोग फ्यूचर के लिए सेफ नहीं है हमारे लिए, तो यहाँ किसी दूसरी चीजों को उन पर मढ़ के इस चीज को सेव किया जाएगा। अब ये हमारे सोशल इम्पैक्ट पे बात आती है। सोशल इम्पैक्ट का एक छोटा सा उदाहरण ये था कि नूह में जब दंगे हुए, उसके काउंटर पार्ट में हमने अलवर में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, और उसमें चौधरी टिकैत भी थे, अपने प्रधान जी चढ़ूनी जी भी थे, अपने राज्यपाल साहब भी थे, मलिक साहब। असल में वो इम्पैक्ट इतना था कि इन्होंने उस सोशल इम्पैक्ट को तोड़ने के लिए अभी बाई इलेक्शन हुआ रामगढ़ में, अलवर के रामगढ़ में, और जो सिख मुस्लिम जो भाईचारा था ना, उसको तोड़ दिया। सिखों को, जो इनका बहुत बड़ा तेज तर्रार फायर ब्रांड लीडर होता था, व्यक्ति विशेष की बात यूं कर रहा हूं कि वो मैंने इस चीज को देखा है। जय आहूजा, जो उसके ज्ञानदेव आहूजा का लड़का था, उसका टिकट काट के और सुखवंश को टिकट दे दिया। तो जो सिख और जो मुस्लिम जो गठजोड़ हुआ था 1 साल पहले, उनको इन्होंने उसको इम्पैक्ट को उसको तोड़ दिया। असल में हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, सबसे पहले मजबूत तो हमारा भाईचारा होना चाहिए। दूसरा, हमें अपनी जो हमारी पुरा संपदा है, जो हमारा जो रेवेन्यू रिसोर्स का जो जरिया है, जो खेती है, हमें उससे लगाव करना पड़ेगा। असल में कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार को आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। इन जो कॉरिडोरों की जेब में ना जाने कितनी सरकारें रखी हैं। आप एक सर्वे उठा के देख लीजिए, ना जाने कितने कलेक्टर सस्पेंड हो गए हैं, कितने SDM सस्पेंड हो गए हैं। ये रोक नहीं सकते इनको कोई भी। थोड़ा सा भी अड़ंगा लगाते हैं तो जालसाजी का या घूसखोरी का इल्जाम लगा के उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। असल में एक कौम बसती है, किसान कौम, और किसान कौम में हमें ये जागृति लानी होगी कि हमारा जो मूल वो है, हमारा जो मूल आधार है, वो खेती है। और खेती अगर बची रहेगी तो ये सरकारें खेती के लिए पानी भी देंगी। आज जो ये DMIC के पैरेलल एक हमारे राजस्थान का एक बहुत बड़ा पुराना मुद्दा है ERCP को जानबूझ के इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट का इश्यू बना दिया और PKC में कन्वर्ट करके मध्य प्रदेश सरकार को इसमें शामिल किया। और जब 2 स्टेट इसमें शामिल होंगे, तो चाहे आप सतलज यमुना लिंक नहर को देख लीजिए, चाहे कावेरी जल विवाद को देख लीजिए, हमारे राजस्थान का 2 लाख हेक्टेयर एरिया ऑलरेडी इससे सिंचित होता था, और हमें अब इसमें सिर्फ 80,000 हेक्टेयर एरिया का ही फायदा मिलेगा। जबकि अकेली चंबल में 3510 MCM पानी एट ए टाइम प्रेजेंट रहता है, और बारिश में तो ये करीबन 4000 MCM हो जाता है। लेकिन इसको भविष्य में उन उद्योग धंधों को पानी देने के लिए ये मध्य प्रदेश सरकार के साथ जॉइंट वेंचर किया। MOU का मसौदा अभी तक बाहर नहीं आया, और लोग बाग अभी भी उसी सबगूफे में हैं। सरकारों के कार्यकलाप ऐसे हैं कि अपने सिर्फ सिपह सालारों को ये गद्दी सौंप देते हैं, जो ना हाँ कर सकते हैं ना कर सकते हैं। जो PMO से आदेश आता है, अपने चहेते इन्होंने राज्यों में मुख्य सचिव बैठा रखे हैं,
और वही सरकारों को चला रहे हैं। समझना इस बात की हमें ये बहुत जरूरी ये है कि किसान कौम चाहे किसी भी जाति की है, चाहे किसी वर्ग की है, चाहे किसी भी धर्म की है, इसको एक बैनर के तले हमें खड़ा करना पड़ेगा और वही कौम जिंदा रह पाएगी जो सरकार से आजीवन लड़ेगी। नहीं तो आपकी जमीनें औने पौने दामों में अधिग्रहण होंगी, वो कैप्सूलों में आपके पास बचेंगी, आपके बच्चे बधुआ मजदूर होंगे। और चाहे विकास का कितना भी बड़ा मॉडल ले लीजिए, चाहे आप जर्मनी को देख लें या इवन यूएसए को देख लें, कहीं भी देख लीजिए, किसान अगर कहीं सलामत है तो देश की जीडीपी सलामत है। छोटा सा उदाहरण ये हम कोरोना में देख सकते हैं, पूरे उद्योग धंधे बंद थे, लेकिन हमारे देश की जीडीपी को सिर्फ एक कृषि ने संभाल के रखा और आज उसको ये बिल्कुल मिटाने पर तुले हैं। इसके आपको मूल में जाना पड़ेगा। जब चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे, सकल घरेलू उत्पाद का 49% कृषि पर खर्च किया गया। एक जो मधु दंडवते वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक बार का बजट ऐसा पेश किया कि आज वो बजट हमारे किसान के लिए नासूर बन गया है। और उसको ये याद रखते हैं कि अगर कोई किसान माइंड का अगर लीडर अगर वहां पहुंच गया तो फिर ऐसे ही बजट बनेंगे और कॉर्पोरेट जो घराना है वो देखता रहेगा। दूसरा ये जमीनों का अधिग्रहण का जो मसला है, एक भट्टा पारसोल में जो आंदोलन हुआ उसको कहीं राहुल गांधी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया। तो ये जो कॉर्पोरेट घराने हैं, ये दो चीजों को बहुत उसमें लेके चल रहे हैं। किसान को उनको कभी भी ये जीवित नहीं रखेंगे, एक एक करके तोड़ेंगे, धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, जातियों के नाम पर लड़ाएंगे, गांवों के नाम पर लड़ाएंगे। एक और उदाहरण, डिबेट को सरकार विरोधी ना बनाए, ये रिकॉर्डेड डिबेट है, इसमें केवल वो जन जागृति का हमारा काम है, किसी सरकार का विरोध करना नहीं। हाँ विदेश जी, ठीक बात है आपकी। कुंडली देखो, ऐसा है निर्भय सिंह की बात आप लाइन ऑफ एक्शन पे ही कर रहे हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो ERCP का मसला है आपका, जो मैंने इस प्रोजेक्ट को पढ़ा भी है और जब यहाँ पे किसान सम्मेलन हुआ था तो इस प्रोजेक्ट पे मैंने काफी लिखा भी था, डॉक्यूमेंट बनाया था किसानों के लिए कि भाई हम क्या बोलेंगे उस पे। उन्होंने मुझे कहा तो मैंने इसका लिया। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट तो ऑलरेडी थी पहले से, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। लेकिन झगड़ा ये था कि पहले वो कंसेंट नहीं दे रहे थे, अब दोनों डबल इंजन हो गया तो ये हो गया। लेकिन ये पहले वाले प्रोजेक्ट में ERCP के और अब के प्रोजेक्ट में किसानों का हिस्सा पानी का कितना कम हुआ, इसकी कोई जानकारी आपके पास में है? कम हुआ है तो जयपुर का किसान आए थे, वो पंडेर वगैरह आए थे, तो मैं भी उसमें था, तो वहां ये मुद्दा उठा था और MLA बुलाए गए थे काफी, उनको भी ये कहा गया था, किसानों से संबंधित 5-4 MLA आए थे वहां, मैं भी मौजूद था उसमें। ये मुद्दा उठा कि भाई आप इस बात को उठाओ कि इंडस्ट्री को पानी देने के पहले आप किसान को पानी दो। इसके बारे में आपका क्या चल रहा है? चडोनी ग्रुप भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी लोग भी है और टक्के ग्रुप भी है, सारे किसान नेता इस बात को किस तरीके से सोचते हैं ताकि हम जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं वो भी आपके साथ अटैच हो जाएं कि पानी प्राथमिकता में किसान को मिले? सर, एक चीज जो ये डिस्ट्रीब्यूशन था ERCP का, वो इस तरह से था कि 1500 MCM के करीब पानी मिलना था हमें सिंचाई के लिए और 1723 MCM पानी मिलना था हमें इसके लिए पेयजल के लिए और 286.4 MCM पानी था उद्योग धंधों के लिए। अब इसकी परिणति में ये हुआ सर कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि जो सादरा हेड से एक कैनाल निकलती है आगरा तक जाती है, इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए कि आज जितनी भी जमीन इससे अफेक्टेड है सब बर्बाद हो चुकी है। असल में ये लिंक चैनल नहीं डालना चाहते, ये हमें पाइपलाइन के जरिए पानी देना चाहते हैं सर। पहले प्योरिटी इनको उद्योग धंधों की है और दूसरा आप जो मध्य प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं सर, मध्य प्रदेश का कोई भी संगठन, किसी भी संगठन ने ERCP के पैरेलल कभी भी कोई आंदोलन नहीं चलाया कि जो अपने यहाँ वो और किसी नदी नाले या उसकी कोई मांग कर रहे हो। क्यों? कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने जानबूझ के यूं बनाया कि पानी जो रामगढ़ बैराज में इकट्ठा होना था, रामगढ़ बैराज से गलबा में आना था, गलबा से कुमरिया में आना था, कुमरिया से नवनेरा में और नवनेरा से ईसरदा में। असल में क्या है कि माननीय वसुंधरा जी का एक सोचा समझा इम्पैक्ट था कि वो
पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिले हैं इनको 3 फेस में जोड़ना चाह रहे थे। सबसे घाटे में जो रहेंगे सर, जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर, इनको जोड़ने का इनके पास कोई भी प्लान नहीं है। इवन माननीय मोदी जी मटके में और उसकी स्थापना करके आ गए, पर आज तक एमओयू मैंने खुद जल शक्ति मंत्रालय को लिखा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को लिखा है, उन्होंने आज तक कोई एमओयू और ना प्रोवाइड कराया और ना ये सार्वजनिक कर रहे हैं। तो ये डीएमआईसी के किनारे 7 नए सिटी बसेंगे, बड़े बड़े गोदाम हैं, क्या ये बहुत बड़ी बात उसकी बात है। पानी पहले उनके लिए है और जब उनसे पानी बचेगा, फिल्टर्ड पानी, वो किसानों को मिलेगा, जैसा कि सादरा हेड से और वहां वो दिया जा रहा है। डायरेक्ट किसान को ये पानी नहीं दे पाएंगे। मेरा एक सुझाव है इसमें कि सतलज वाला पानी जी और आपका ईआरसीपी का पानी जी, दोनों पानी की लड़ाई जो है, सतलज वाला तो कब आएगा, लेकिन इनको जोड़ना चाहिए गंगानगर वाले और ये बेल्ट जो चूरू चिक्कर वाली बेल्ट है, ये इसके साथ जुड़े। और पीने के पानी की हम ये मानते हैं, एक मीटिंग में हमारी ये भी बहस हुई थी कि भाई पानी खेती को पहले दिया जाए कि पीने को दिया जाए पहले। तो मुद्दा ये आया था कि भाई पीने के अंदर ये लोग शहर में जाके क्यों बस लिए, खेत के पास थे यहाँ पे, तो उतना ही दो जो पहले थे उतने ही लोगों को दो। आपने शहर के अंदर बगीचे लगाना, वो करना, इस तरह से पानी आप वेस्ट करोगे तो पानी नहीं मिलेगा। पीने का मतलब पीने का होता है, पानी पीने का मतलब है जनसंख्या आधार। अभी जैसे इन्होंने 55 लीटर का कुछ कर रखा है, पहले पशुओं के लिए अलग था, इस तरह से बना रखा। मेरे एक मीटिंग मैंने वाटर वर्क्स के साथ भी की थी। मुद्दा ये है कि ये जेजेएम योजना है, इस जेजेएम योजना, ईआरसीपी योजना, सतलज गंगा वाला जो नहीं, सतलज लिंक वाली योजना, तीनों लिंक के अंदर आदमी का पानी तय कर लिया। उसके बाद में किसानों को इसमें समझना पड़ेगा, मीटिंग लेनी पड़ेगी, और इसके बाद में हम इसको आंदोलन के रूप में खड़ा कर सकते हैं कि भैया इंडस्ट्री बाद में है, पहले हम पीना और खेती को प्राथमिकता ये तय कर लेंगे। पीने की होगी तो पीने क्या होगा, पानी पिएंगे तो पिएंगे, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन पीने का मतलब हमारा ये है कि हम कंसोलिडेटेड फॉर्म में वेस्टेज नहीं लेंगे। पीने का मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पे पानी जो है धुआं हो गया इसलिए फैला रहे हो। ये पानी की एक लिमिट और सिस्टम के अंदर देना पड़ेगा। और आज की मीटिंग के पीछे लॉजिक भी हमारा यही था, मांगे कई जगह से उठी थी कि भाई ये जो डीएमआईसी बन रही है ये पानी पे कब्जा कर रही है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो है, अरावली सीरीज से जो पानी आ रहा है उसको तो कलेक्ट करके कर ही रही है, लेकिन वहां से जो बांध से पानी आ रहा है उसको भी कब्जे कर रहे हैं ये लोग। अब जब ये पानी इनका कब्जे हो जाएगा और इनके प्रोजेक्ट इस तरह के हैं कि पानी की नीड है उनको बहुत ज्यादा, तो या तो वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए जाए, उस तरह के प्रोजेक्ट नहीं डाले जाए, तो दूसरे टाइप के प्रोजेक्ट डाले जाए, इस तरीके की बात हो। तो किसानों को इस मामले में एकजुट होना पड़ेगा। वीरेंद्र मोहन ने जब ये बात हुई और मेरे पास में आया मैसेज के साथ, इस पे अपन डिस्कशन करते हैं तो इसको कैसे करें, क्या करें, तो मेरे माइंडसेट में ये थी कि भाई या तो मेरे पास में जो जगह है वो तो ये है कि हम जोधपुर में बैठ सकते हैं या गंगानगर में बैठ सकते हैं, 2 जगहों पे बैठ करके, और बहुत बड़े लीडर की कंसेप्ट पे नहीं बैठे, वहां बड़ी हाऊ और फाफू हो जाती है। एक इंटेलिजेंट ग्रुप जो नेचर ह्यूमन सेंट्री के लोग हैं, ये अपने लेवल पे सोचते हैं, तो यदि ये बांध आप अलवर से वहां से इसको रेज अप करके और करें, अलवर में वो अनूप दाइमा है, वो भी मेरे साथ में काम कर रहा है, वो उसमें लग रहा पानी के लिए, वो उसका है वो प्रोजेक्ट, बरतरी प्रोजेक्ट करके लेके चल रहा है, आप जानते होंगे उसको। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि पानी किसानों के लिए इसको आंदोलन के रूप में लिए बिना इंडस्ट्री पानी खा जाएगी। आपके इस ईआरसीपी के लिए लोग जो मरे थे, आंदोलन किए थे, वो अलग हो जाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं रहेगा। इन्होंने चुपचाप अपनी गोली कर ली पानी लाने के अंदर और वोट लेने की कवायद कर दी। अब वोट देने वाले कौन थे? संख्या वोट देने वाले तो किसान और मजदूर ये थे। अब या तो इनको पानी पिला दो और इनकी खेती कर दो। खेती पानी को अलग कर दिया और उस इंडस्ट्रियल मॉडल को डेवलप करने के लिए इनका एक मॉडल बना दिया। तो ये एक तरह का एक सेमिनार टाइप हो, 2 दिन की फुल डे हो, वरना इसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। और ये बहुत ही क्रुशियल बात है, राजस्थान को बचाना है तो ये पानी का बीच में डालने के बाद में कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है वो भाग खड़े हों या कोई भी उसकी परिस्थिति हो,
और ये एक सोशल इम्पैक्ट का बहुत बड़ा मॉडल है। किसी आदमी को पानी नहीं मिले तो इससे बड़ा सोशल इम्पैक्ट हो नहीं सकता। अब कोई साथी रेज कर देना हैंड अपनी वे में कि भाई मैं इसमें ये इनपुट देना चाह रहा हूं, उसके हिसाब से मैं आपके बीच में अपनी बात को ले पाऊं उसके अंदर। तो घनश्याम जी आप क्या सोचते हैं? मनीराम जी भी जुड़े हुए होंगे, नहीं मनाराम जी डांगी भी जुड़े हुए हैं। मनाराम जी आप बताओ, या तो उदयपुर जोधपुर या एक ऐसी सेमिनार हो जो पानी की लड़ाई लड़े और इनको इंडस्ट्री का पानी देने की लड़ाई, वहां पे भी बात उठी है, इधर भी पानी की बात उठी है। वो लोग जो पानी की बात करने वाले लोग हैं उसमें से अलग खेमा ये है कि पीने वाले कह रहे हैं कि हमें दे दो, कृषि वाले कहते हैं हमें दे दे। तो इन दोनों को तो एक बार होना पड़ेगा कि पीने की ये कैपेसिटी होगी और खेती की ये होगी। इंडस्ट्री 30 नंबर पे जाए, ये कवायद हमें करने की जरूरत है। डांगी साहब आप जुड़े हुए हो तो अपनी बात को रखो। शायद मनीराम जी नहीं जुड़े हुए हैं क्या? हाँ है ना, मनाराम जी आप अपनी बात को रखो। ये जो डीएमआईसी है वो आपके भी पास से गुजर रहा है। मनाराम जी डांगी शायद कहीं बिजी हो गए। अब मध्य प्रदेश से मेरे साथ में, हाँ मनाराम जी, हाँ मनीराम जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश से मेरे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं और वो वहां पे एक सिरोई करके किसान नेता है, उसको भी अटैच अपन कर सकते हैं कि भाई तुम्हारी समस्या भी बता दो। इधर गंगानगर वाले जो है पंजाब के साथी भी आ जाए, इनकी भी बता दो, और बैठ करके पानी का जो है डीएमआईसी से जो लिंक है उस लिंक के ऊपर भी एक बात उठनी चाहिए। मनीराम जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही, आपने जो सुझाव मांगे थे तो इसके ऊपर जो एक बैठक है वो बिल्कुल की जानी चाहिए और उसके ऊपर पहले तो पूरा इसका जो नॉलेज है वो पूरा आए और उस पे सारे बैठ कर के सबके सामने हम यहाँ बात मैं कर सकता हूँ। यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन किसानों का जीकेएस है, जो प्रभावी संगठन है, उनके साथ, क्योंकि हमारा पानी के ताल्लुकात पे ज्यादातर तो पंजाब से रिलेटेड है। तो ये जो मतलब 13 जिलों का जो पूर्वी राजस्थान का पड़ता है, मध्य प्रदेश के साथ का मामला, ये इस इधर से संबंधित नहीं है। यमुना लिंक कहाँ से जुड़ रहा है? यमुना का इधर संबंध नहीं है। गंगानगर हनुमानगढ़ का इस क्षेत्र से तो कोई यमुना जो है सतलज यमुना लिंक जिसको इन जिलों को दे रहे हैं, तो इधर से ही तो आ रहा है ना पानी। पानी देने वाला आदमी भी शामिल होना चाहिए, पानी लेने वाला भी शामिल होना चाहिए। फिर दूर से हम प्रोजेक्ट को नहीं पढ़ेंगे कितने पैसे लगे, कितनी लंबी है, कितना क्या। हम एक बात को पढ़ेंगे कि भैया पानी का बंटवारा सही हो। इन प्रोजेक्ट के तुम्हारे डीएमआईसी को मिले, चाहे किसी कॉरिडोर को मिले, लेकिन इंडस्ट्री को मिले, पहले पानी किसको मिले? हनुमान राम जी, ये तो इश्यू पूरा कंप्लीट बन सकता है कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ। इन्होंने मेन बात जो है, जो चाहे इधर के जिलों के लिए हो, चाहे उधर के लिए हो, चाहे मध्य प्रदेश के लिए हो, राजस्थान के लिए, पंजाब या हरियाणा के दरमियान का सवाल हो, सवाल कॉमन जो सवाल आया है कि इन्होंने पहले इरिगेशन के लिए पानी का हर स्टेट में मतलब लाज बने हुए थे। इन्होंने इरिगेशन के स्टेट के लाज को खत्म कर दिया है। राजस्थान में वो ओवर रूल कर गया है उसका जल संसाधन विभाग का एक्ट। इन्होंने इरिगेशन के बजाय पानी को सिंचाई पानी को जल संसाधन विभाग का रूप दे दिया है कानून में। यही मैं लाना चाह रहा था आपको। साहिल खान जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। साहिल खान जी आप बड़ी संक्षेप में बात रखें, क्योंकि हम पिन पॉइंटेड इस डीएमआईसी इंडस्ट्री के मामले में आ चुके हैं कि सोशल इम्पैक्ट का
ये फंडा बने कि पानी हमारा सोशल इंपैक्ट का एक मॉडल है। आप कुछ भी असेसमेंट करो, हवा सेकंड मान लेते हैं, लेकिन पानी हमारी प्राथमिकता है। सोशल इंपैक्ट एग्रीकल्चर पे क्या पड़ेगा और पीने वाले पे क्या पड़ेगा। साहिल खान अपनी बात रखो शॉर्ट। हाँ बोलिए, आपका माइक खुला, बोलिए। साहिल खान जी का हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन कोई, चलो भाई आप कोई, मैं म्यूट कर रहा हूँ, कोई कारण होगा कोई। हाँ साहिल खान जी अपनी बात को रख सकते हैं तो रखें, वरना मैं म्यूट कर रहा हूँ। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। सर जैसे कि अगर हम पैसा एक्ट को देखें 1996, वे राजस्थान में भी लागू होता है, तो वे कोई ट्राइबल एरिया तक सीमित है या पूरे राजस्थान में है सर? ये तो जनरल नॉलेज की बात है वैसे तो, लेकिन जहां जहां भी आदिवासी रहते हैं उनके हिसाब से पैसा उनके साथ लगा हुआ है। वो ग्राम सभा और इनके साथ में है कि उनके कुछ स्पेशल कानून है। इसको हम बाद में टॉपिक को लेंगे, पैसा एक्ट के ऊपर। राजस्थान की बात नहीं है, ट्राइबल के लिए बना हुआ पार्ट था ये। मनाराम जी आप अपनी बात को रखें। हाँ, मैं तो ये पैसा एक्ट ट्राइबल एरिया के लिए है, ट्राइबल एरिया के लिए बना पूरे देश में, और जो ट्राइबल एरिया शेड्यूल एरिया हैं उनको ही ऊपर ही प्रभावी है, बाकी एरिया में प्रभावी नहीं है। और बाकी ये डीएमआईसी का जो आज आपने रखी वार्ता, ये मुद्दा कई आयामी है, लेकिन ये बिल्कुल विचारणीय है कि इस पे पूरा मूवमेंट बनाने की जरूरत है, पूरा एरिया जो प्रभावित है उसमें। और इस पे जो सिर्फ पानी का मामला नहीं है, ये डीएमआईसी पूरी तरह से विकास का जो मॉडल है वो एंटी नेचर, एंटी पीपुल, एंटी किसान सबके खिलाफ है ये पूरी तरह से। और इस पर सरकार पूरी तरह से गुमराह कर रही है लोगों को विकास के नाम पे। और ये बढ़ चढ़ के राइजिंग राजस्थान का ये जो चला रखा है, वो ये डीएमआईसी का पार्टी है। ये उसी डीएमआईसी के दायरे में ही ये सारे विकास की इंडस्ट्री और सारा ये लगाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव हमें सोच करके पूरा मूवमेंट खड़ा करने की जरूरत है, और पूरा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये पानी का ही मसला नहीं है, ये पूरी तरह से विकास का मॉडल ही कुदरत के खिलाफ जा रहा है और इस एरिया के लोगों के खिलाफ जा रहा है। मेरा बस इतना ही कहना, धन्यवाद। हाँ, तो इसमें मध्य ये प्रदेश है से- हनुमान जी, ये पानी हाँ। से स्टार्ट कर सकते हैं, वो एनालिसिस में हाँ, आ जाएगा। मेरा विकास में। मैं बस यही कहने वाला था कि किसी हाँ। भी, देखो होल टू पार्ट और पार्ट टू होल दो मॉडल है दुनिया में काम करने के। होल टू पार्ट एक व्यवस्था है, पार्ट टू होल दूसरी व्यवस्था है। कि एज ए होल आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मनीराम जी वाली बात है, एज ए होल कंप्रेहेंसिव सोचें। पार्ट टू होल में आपका एक आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया तो कोई तो होगा जो ईंट लगाएगा पहले, और वहां से काम शुरू होगा। चाहे आप हॉल बनाना चाह रहे हैं, चाहे बाथरूम पहले बनाना चाह रहे हैं, किचन बनाना चाहते हैं, तो वो एक बड़े सवाल की बात है। हाँ साहिल खान जी 1 मिनट के लिए रख दीजिए आप बात, और फिर मैं किसी साथी को ले रहा हूँ सर, एमपी से हमारे साथ। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का स्टेप देखें डीएमआईसी, तो हमारे मेवात में हम देख रहे हैं आसपास विकास के साथ अर्धसैनिक बल की छावनियां विकसित हो चुकी है, और जातिगत जैसे जराइम पैसा कानून था, जातीय अपराध अधिनियम, वे भी चालू हो गया साइलेंट मोड में और टारगेट किए जा रहे हैं। अब ये जैसे थोड़ी दबे कुचले लोग हैं, जैसे मैं खुद के उदाहरण दूं, मैं जराइम साहिल पैसा खान जी, वाली ये बात जाति। काफी अपनी पहले डिस्कस हुई है, और जैसे रूपचंद जी और इन्होंने भी उठाया कि सोशल इंपैक्ट में ये मान रहे हैं कि इंपैक्ट इंडस्ट्री वाले के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ जाए, सोशल में वो उसको सोशल मान रहे हैं। जो लोग भी इंडस्ट्री के या डीएमआईसी के या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के या इस तरह के विकास के विरुद्ध के लोग हैं, चाहे मणिपुर की बात है जैसा निर्भय सिंह जी ने कहा, चाहे यहाँ पे आपकी बात है यहाँ, तो उन लोगों को हटाया जाएगा जो भी डिस्टर्ब करेगा। जो आज जहां भी डिस्टर्ब करेगा, चाहे एनवायरमेंट के लोग हैं, चाहे वो कोई लोग हैं, जैसे बात वहां तक पहुंची है, एक मेरा छोटा सा ही वीडियो है कि कोयले के खदान को खोलने के लिए हाथी डिस्टर्ब कर रहे थे। आप तो आदमी हो, आपको तो भगाया जा सकता, कानून के दायरे में बंदे हो, हाथी डिस्टर्ब कर रहे थे। तो हाथियों के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना,
वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन क्या किया, हाथियों को इकट्ठा किया, ट्रक में डाला, अडानी जी को वो एरिया सौंपा खोदने के लिए, उन हाथियों को ले जा करके जामनगर में अंबानी जी का जो जू है वहां छोड़ा गया। इसलिए ये कथाएं चलेगी। यहाँ जो विकास का मॉडल है वो कुछ लोगों के शेक हैंड की है, इनके पास फोर्स है, इनके पास में सारा कुछ सिस्टम है, लेकिन हम एक स्टेप ऐसा लें जो बहुत बड़ा अपने आप को कह रहे हो, हम घर घर पानी पहुंचाएंगे, घर घर ये होगा। पानी को लेकर के यदि हम एक लाइन को पकड़ें जिसके साथ किसान इनके साथ अटैच हो जाए कि मुझे भी पानी चाहिए, तुझे भी पानी चाहिए, दोनों मिलते हैं, पानी की लड़ाई लड़ते हैं, तेरे और मेरी लड़ाई, बीच में किसको कितना मिले बाद में कर लेंगे। पानी जो है वो इनको लोगों को जा रहा है, वो पानी अपने कोई काम नहीं आना, अपने को उसमें अंदर कोई गंदगी फैला करके पीने के अंदर गंदगी मिलाएंगे, जैसा पंजाब में है। पंजाब के अंदर जितनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट राजस्थान कैनाल में मिल रहा है, पूरा जो अपना राजस्थान पानी पी रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी एक मूवमेंट की पहला स्टेप जो है ये अच्छा सा हो सकता है। इसके लिए एक अच्छी सी सेमिनार हो। तो रामनारायण जी आप ये बताइए कि तो आपके वो सिरोही जी हैं, उनसे ये हमारा सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा, मैं भेजूंगा, और उनको कहना कि भाई वो क्या कर सकते हैं हमारा सहयोग, और हम आपको बुलाएं तो किस तरीके से एक बनाए। रामनारायण जी। जी सर, नमस्कार सबको, राम राम सबको। बिल्कुल मैं आपकी बात सिरोही जी तक पहुंचाऊंगा। और जो आज का जो सेशन था वाकई ये सुपर कॉरिडोर और अधिग्रहण बिल और पर्यावरण और इसी के ऊपर फोकस है। तो ये जो चीजें तो सामने सब सुनी है और करीब करीब चीज आपने सब बढ़िया तरीके से बता भी दी। फिर भी मैं तेरी तरफ से अभी जो हमारा ज्वलंत मुद्दा जो मध्य प्रदेश में दो है, जो एक तो अभी लेटेस्ट चल ही रहा है हमारा पीतमपुर में जो वो कचरा जलाया जा रहा है यूनाइटेड कार्बोरेट कंपनी का जो जहरीला कचरा, और दूसरा ये मैंने पिछली बार भी बताया था उज्जैन के अंदर पहले 2500 बीघा जमीन एक्वायर कर ली थी इन्होंने होने पौने दाम में, मतलब 2-2.5 लाख रुपए गाइडलाइन थी, 8-10 लाख रुपए देके, और वो ली थी अस्पताल और शिक्षा के नाम से, और उसको जो है इंडस्ट्री को सौंप दिया। अभी फिलहाल भी वहां पे भी धरना आंदोलन चल रहे हैं और वहां पे भी जो है 2500 बीघा फिर ले रहे हैं, और वही 2500 बीघा फिर वो स्कूल और उसके नाम से दूसरे डिपार्टमेंट के नाम से लेके और फिर इंडस्ट्री को देने के। तो अब थोड़े से किसान वहां के चतरे हो गए, समझदार हो गए, जानकार भी हो गए, लोगों ने रीट भी दायर करी, कलेक्टर पे धरना आंदोलन सब चल रहा है। और पहले हालांकि थोड़े रेट कम थे तो इतना लोड नहीं था, अब वहां उनको 8 लाख रुपए जो है मिलेंगे, और वहां की जमीन की वैल्यू है कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपया। अब कितना डिफरेंस, उनको 2-2.5 लाख रुपए गाइडलाइन है, 4 लाख के हिसाब से 8 से 10 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन वास्तविकता में उस ओरिजिनल जो है वहां का रेट है कम से कम 2 करोड़ रुपए के आसपास। तो वहां पे भी ये बिल्कुल बंदरबांट चल रही है। और दूसरी बात, जैसे ये चल रही यूनियन कार्बाइड की जो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी 84 में, उसका जो कचरा है 337 टन, जो कि अभी तक पड़ा था, वो लफड़े में भी था, झंझट में भी था, कहाँ जलाएं कहाँ नहीं जलाएं, 10 साल से ये प्रोसेस में भी था। पहले गुजरात वालों ने मना करा, कहीं महाराष्ट्र में एक आध बार, कहीं शायद कहीं विदेश में भी पेरिस या लंदन कहीं भेजना था, वहां से भी जो है रिटर्न हुआ या नहीं गया, जो भी बात। अब यहाँ कहानी ये हुई है साहब कि वो जो कचरे को सबसे पहले तो वो उस समय जब आज से 2010 या 11 में भी इसका निपटान होना था, उस समय 20-22-25 करोड़ रुपए में इसका ठेका दे चुके थे। आज की तारीख में 170 करोड़ का जो है इसका ठेका मिला है। हमारे जहां मैं रहता हूँ वहीं से 12 किलोमीटर दूर पे ही है वो पीतमपुर एरिया, जहाँ राम की कंपनी है वहां पे उसको। तो भोपाल से 337 टन कचरा पैक करके ट्रकों में भर के और यहाँ लाके खड़े कर दिए, और अब वो सब सलाह मशवरा कर रहे हैं, पब्लिक से वो ले रहे हैं, नेताओं से, पब्लिक से, सबसे। अब यानी कि कहानी यहाँ पे ये मतलब मोड़ लेती है कि अपन ने गार्डन कर लिया, हलवाई कर लिया, सभी कुछ कर लिया, और अभी बच्चे की सगाई का पता ही नहीं है। मतलब कहानी इससे जोड़ रहा हूं मैं। तो जब वहां भोपाल से कचरा निकल चुका है, यहाँ फैक्ट्री में आके खड़ा हो गया, कंटेनर पड़े हैं, वो 13 कंटेनर भरे पड़े। अब मतलब कलेक्टर से, जन लोगों से, राजनीतिक पार्टियों से, सबसे सलाह ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब परेशान हो गए क्योंकि आंदोलन बहुत तगड़ा हो गया साहब, बहुत जबरदस्त। वो पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर आपको ध्यान हो तो एशिया का सबसे बड़ा पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे वो डिस्ट्रॉय करना है उसको, वो जहरीला कचरा है। अब वो हमारे मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी बात करके बोले इससे कुछ नहीं होना, ये होगा, इसका जो है 25 साल में जो है खत्म हो जाता। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसको 25 नहीं 100 साल तक इसका असर खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो जो जहर है वो पोटेशियम साइनाइड जहर है। उस 2084 में जब वो हुआ था उसकी गैस लीकेज, तो 1 टन से ही कितने हजारों लोग मर गए थे उस समय। और देखो
लोगों ने बोला कि जब ये इतना खतरनाक नहीं तो भोपाल में ही डिस्ट्रॉय कर दो। उसके बाद भोपाल में और एक जानकारी मिली है कि जब ये कचरा जब भर रहे थे, जब कुछ मजदूर लोगों जो लगाया था, उनकी मात्र 8 घंटे की ड्यूटी लगाई थी, हर 30 मिनट में उनकी जो है वो चेकिंग भी हो रही थी। वहां पे इतनी आप जब सावधानियां और एहतियात बरत रहे हो तो गाइडलाइन के अनुसार जब वैज्ञानिक से बोल दो तो इसमें कुछ है ही नहीं है, तो गारा बगदा कचरा भूसा है, भर लो इसको ऐसा। तो वहां जब तुम इतनी जो है वो सावधानी वापर के और पूरा वो सुपर कॉरिडोर बना के मतलब खोज के आगे पीछे जो सेना चल रही है और फिर पीतमपुर में आके लाके खड़ा कर दिया। और इसका एक रिसर्च एक डेमो पहले हो चुका है, 10 साल पहले इन्होंने 10 टन कचरा लाके जलाया था। आज हर घर में वहां मरीज जो है वो कैंसर के मरीज, जहाँ 15 कुंटल जो है गेहूं होता था वहां 1 कुंटल गेहूं हो रहा है उस एरिया में किसानों के यहाँ। पानी जमीन में लाल हो चुका है, कई बीमारियां फैल रही है, जो न्यू जनरेशन पैदा हो रही है वो उसका असर 10 टन पहले जला चुके हैं, ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, उसका असर आज भी अब दिखने को मिल रहा है 2, 3, 4, 5 साल। तो अभी जो ये वहां की जो जनता है, वहां के जो आसपास के लोगों को यही कहना है कि आज तुम जलाओगे इसका असर हमको 10 साल बाद दिखेगा, तुम तो ये जला जुलो के भाग जाओगे, चले जाएंगे वापस अंदर। यहाँ की जो क्षेत्र की जो जनता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के लोग रहते हैं ठीक है रामनाथ जी, आपकी बात आ गई कि एक समस्या है और उस समस्या को लड़ने के लिए जनता आगे आ चुकी है। और हाँ, बहुत ज्यादा कोर्ट वगैरह में जाने की मेरा तो सुझाव ये है कि कोर्ट में जाके स्टे लाने की बात भी आपको साथ के साथ करनी चाहिए ताकि एक सबल मिल जाए, क्योंकि ये भी एक लड़ने का तरीका है। लड़ने का तरीका एक तो ये तो है ही आपस में, लेकिन इनके पास फोर्स डंडे इस तरह से हैं, किसान कर दी ना, वो तो मिलिट्री लगा दी वहां पर। तो ये बात तो अलग। अब जिस साथी को भी कोई अपनी बात इनपुट देनी है, मेरे पास में 9 और 4, 9 और 2, 11 मिनट शेष है कुल। कोई बात आपके माइंडसेट में हो, इसको इनपुट के तौर पे जोड़नी हो, नहीं हो तो मैं वीरेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे तो अपनी बात रख सकते हैं। कोई नहीं, आप और कोई साथी रखना चाहें? ये रतन ओलेदिया जुड़े हुए हैं, बाकी तो सारी साथी आ गए। सोन जी जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं, वीरेश जी अकुर जुड़े हुए हैं। 1-1, 2-2 मिनट में आप कोई इनपुट इसमें जो अपना बेस हुई और दिशा बनी कि हमें क्या करना है, कौन सी लड़ाई कैसे करनी है, इस तरह से तो कोई बात कहना चाहें तो रख सकते हैं आप अपने हिसाब से, वरना मैं फिर घनश्याम जी और रूपचंद जी के पास में सेशन को समाप्त करने के लिए जाऊंगा। तो घनश्याम जी फिर आप रखिए 5 मिनट में कि जो हमने किया इस पे क्या निष्कर्ष निकालते हो। 2 मिनट में आप अपना बात को रखो, फिर पूनिया जी भी उसमें इनपुट दे दे, फिर रूपचंद जी इसको सम अप कर दे। घनश्याम जी। हाँ, इश्यू तो ये इस वेबिनार का बहुत अच्छा उठाया है और लोगों को अवेयर करने के दृष्टिकोण से पानी से स्टार्ट करने का ठीक है आपका ये जो, चाहे वो विभिन्न योजनाएं हैं डीएमआईसी के तहत, और डीएमआईसी को पानी चाहिए, पानी के लिए जो पहले से ही वो ईआरसी है, ईस्टर्न के राजस्थान कैनाल वाला प्रोजेक्ट, ईआरसीपी का नाम चेंज कर दिया लेकिन ईआरसीपी नाम है अभी, लोगों के मुंह पे वही लगा हुआ वो राजस्थान कैनाल की तरह। हाँ, ईआरसीपी कैनाल प्रोजेक्ट, ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट। हाँ, ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट, राजस्थान नहीं हो, रीजन है। हाँ, तो यहाँ से राजस्थान भी हो सकता है, आर का टाइप। हाँ, तो इसमें फिर अपन कर सकते हैं हनुमान जी के, और लोग जो भी सहमत हो ना, तो इस पर कोई सेमिनार या और कोई फिजिकल मीटिंग भी कोई कर सकते हैं। एक वेबिनार पहले कर लो, फिजिकल भी कर सकते हैं, और कैसे इसको तो मनीराम जी आपका कोई इनपुट इसमें और कोई ऐड करने वाली बात हो जोड़ दें। और मन्ना राम जी का ठीक है, वो रणनीतिक एनालिसिस का वो विकास का मॉडल है ना, इस पर तो अवेयरनेस की जरूरत है कि ये विकास का मॉडल वर्केबल नहीं है, हर जगह प्रॉब्लम करेगा। हाँ मनीराम जी कुछ बात कहना चाहेंगे आप? 6 मिनट है हमारे पास में। एक बलवंत राठौड़ भी जुड़े हुए हैं, कोई बात आप कहना चाहें तो अपने 2 मिनट में बात रख सकते हैं बलवंत जी।
साथ ही कोई और बोलना चाहता हो तो 2-3 मिनट हैं, मैंने जो नाम बोले हैं, रतन ओलेटिया है, अपने माइक को खोल के, और मनाराम जी भी हैं इसमें। हाँ डॉक्टर साहब, आप बहुत लेट जुड़े हो, अब क्या जोड़ना चाह रहे हो? वो सरकार ने शायद 16-17 में एक नोटिफिकेशन जारी करके जो पानी का जो उपयोग का प्राथमिकता क्रम था वो पहले था कि पेयजल, कृषि और उद्योग, तो उन्होंने सरकार ने बदल के कर दिया कि पेयजल, उद्योग और फिर बाद में बचे तो कृषि। बिल्कुल सही। यही लड़ाई करनी है। ये जयपुर में भी बात चली थी और लड़ाई का ये बिंदु आ चुका है कि कृषि हमारी पीछे छूट चुकी है। कृषि के लिए पानी की जरूरत नहीं है, जैसे भी होगी, जैसा देखा जाएगा। और हाँ, अब कोई और साथी और कोई बात रखना चाहें? सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर मैं सुरेंद्र धनखड़ जज्जर से। एक जज्जर में यहाँ पे रिलायंस एमईटी है, उसका भी शुरुआती दौर में जो है यही था कि भाई दे विल बी उन चीजों को, जो जमीन को एक्चुअली इनका जो कैप्चरिंग का काम था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बाद में हुआ है, बट शुरुआती दौर में इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था सर। ये तो सेम वे हर फील्ड के अंदर रिलायंस का जो इस प्रकार का जो एनक्रोचमेंट है वो गवर्नमेंट के साथ मिलके जो है पब्लिक की तरफ से कृषि को सेकंड उस पे लेके जा रहे हैं सर। थैंक यू सर। ठीक है, कृषि वैसे सरकार को चाहिए ही नहीं लड़ाई। राम प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपनी बात को रख दें, माइक बंद कर दें सुरेंद्र जी प्लीज। हाँ, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरी बात इतनी है सर कि ज्ञान की बातें तो सभी प्लेटफॉर्म पर खूब हो रही है। यदि आप इस देश को, ये किसान को, यहाँ के भाईचारे को बचाना चाहते हो तो टीम बना करके गांव-गांव जागृति पैदा करो, और जागृति के बाद में आप जिला और तहसील स्तर पर प्रोग्राम करके फिर ऑल इंडिया लेवल पर करो, नहीं तो एक-एक को मारेंगे। ठीक बात है राम प्रसाद जी, जो भी व्यवस्था है उसको हम कोई देश छोड़ के जा नहीं सकते। जो भी लाइन बन रही है, जैसे ये नू वाले भाइयों ने ये भी बताया कि वहाँ छावनी बना दी गई है, मणिपुर का हम देख रहे हैं, और भी कोई जो है देख रहे हैं जगह जगह। यानी प्राथमिकता जो है मानव की नहीं है, पैसे की है। पैसा कमाने के लिए कॉर्पोरेट के लोग नफा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो हमें ध्यान में रख करके हमें उसी तरीके से माइंड सेट से संगठित रहना है, चाहे किसी भी लेवल पे हम हो, लेकिन हमें एक जागरूक नागरिक की हैसियत से हमें जीना पड़ेगा। यही हमारी मंशा है। सर नमस्कार। हाँ शॉर्ट में कह दीजिए, फिर मैं समाप्त। जैसे गांवों तक पहुंचना सब ऐसे कहते हैं, अपन प्रोटेस्ट फ्रॉम होम चालू करें तो कैसा रहेगा? जैसे आयरलैंड में हुआ बिल्कुल, कोई भी देखो, मैं कह रहा हूँ ना, काम दो तरह से होते हैं, पार्ट टू होल और होल टू पार्ट। होल टू पार्ट मॉडल तो सोच लिया, पार्ट टू होल में पार्ट में अपने अपने है कि एक ईंट कौन रखेगा, कहाँ बनाने के लिए कहाँ रखेगा। ये हमारे इंजीनियरिंग लाइन के अंदर सर्वे का और जिनका ये मॉडल था कि कोई आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि पार्ट टू होल सोचिए आप, हवा कहाँ से आएगी, पानी कहाँ से आएगा, ऊंचा कितना लेना, मकान कितना लेना, पार्ट टू होल। लेकिन फर्स्ट ईंट तो कोई रखेगा जो कहीं रखे, तो हर जगह अपने अपने प्रयास। इसीलिए हम सेमिनार भी इसी लाइन ऑफ एक्शन पे करते हैं कि लोगों में एक जागृति का भाव पैदा हो और दिशा बने, कुछ ज्ञानवर्धन भी बात हो। रूपचंद जी, अब सिर्फ मिनट बच रहे हैं 3, आप इस पूरे सेशन को समअप और इसके आंकलन की बात कहते हुए और समअप करते हैं। रूपचंद जी, मेरी आपसे यही एक प्रार्थना है कि ये जो सेशन अच्छा रहा है उसमें जो 2 बातें देखने वाली हैं। एक तो होता है ह्यूमन बीइंग का विजन या उसकी सोशलिटी या उसका माइंडसेट। अगर रूलिंग एलीट, हुक्मरान जमात हमारा जो विजन है उसको ले जाती है पास्ट में, 1400 साल पुराना, 1500 साल पुराना, 600 साल पुराना, 800 साल पुराना। इसका मतलब है जो आदमी जिसकी आंखें पीछे हो वो आगे मूवमेंट नहीं कर सकता, एक बात। और जहां हमारे पांव खड़े हैं, जहां हम खड़े हैं वर्तमान में, उससे उठ करके अगर हम थोड़ा फ्यूचर ना देखें आगे, तो हम आगे चल नहीं सकते। इसका मतलब कि पहली पोजीशन जो है कि हम प्रेजेंट कहाँ हैं
हमारे सामने प्रॉब्लम क्या क्या हाल सराउंडिंग में, और फिर हमने जाना कहाँ है, इस पोजीशन को देख करके आगे क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी हो रही हैं उनको देख करके जब तक ह्यूमन कम्युनिटी एक व्यक्ति से लेकर के एक कम्युनिटी तक इस कॉमन थिंकिंग पर नहीं बिछाएंगे तो पार आगे पहुंचना मुश्किल है। तो इसमें दो ही बातें हैं जो सामने हैं कि प्रेजेंटली हम खड़े हैं जहां मनी सुप्रीम है एक, और 21वीं सदी की जो प्रॉब्लम वो आ रही हैं जहां लिविंग नीड जो है वो सुप्रीम बनेगी, चाहे वो ताज़ा हवा हो, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, पॉइजन फ्री फूड हो, लिविंग टेम्परेचर हो, और इन मानव का ग्लोबल भाईचारा हो। ये 5 चीजें बेसिक बनेगी जो 21वीं 21st सेंचुरी को डिमांड करती हैं, ताकि ये आने वाली साइंस और टेक्नोलॉजी को रेगुलेट कर सकें और प्रो नेचर प्रो ह्यूमन यूज कर सकें। इस विजन के बगैर अगर हम पास्ट में रहें या प्रेजेंट में रहें कि आज का मसला हल लो कल वाला देखा जाएगा, उससे काम नहीं चलता है। हर आदमी की 3 पीढ़ियां तो आदमी देखी हुई हैं, उसके बेटे हैं पोते हैं, जब 3 पीढ़ियां उसके सामने हैं तो इमीडिएट एंगल से जब सोचता है, इसका मतलब उसके अंदर खुद पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में पड़ा हुआ है कि सोचता वो रखा, उसने 3 जनरेशन साथ रखी हैं घर में, पोता पाल रहा है और सोच रहा है वर्तमान में। इस धुंध से निकल कर हमें दोनों पाँव पे देखना चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट की गलतियों को रिपीट करेंगे तो अपना काम बिगड़ जाएगा। कारपोरेट सिस्टम का नया मॉडल जो आ गया, ठीक है रूपचंद जी, आपने बड़ी नेक सलाह दी। और 1 जनवरी से बीटा जनरेशन आई हुई है जो 2039 तक चलेगी। आप लोगों के सलाह है मेरी, बीटा जनरेशन के बारे में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में जन्मेगी उसको भी पढ़ें। इसके पहले हमारी जो जनरेशन थी अल्फा थी, अल्फा के पहले जेड और ऐसे जनरेशन का बाइफरकेशन है। और ये ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का चैनल है जिस पे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत, निर्भय सिंह जी वगैरह जो भी हैं आपके और साथियों में ज्यादा तक बात को पहुंचे, इस बात के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए आपने आयार एक अमूल्य आशीष नहीं जुड़ पाए, इसका हमें थोड़ा खेद रहा क्योंकि वो प्रैक्टिकल आदमी थे और उधर क्या क्या हो रहा है इन बातों को